सम से लेकर सम इफ तक, एच लुकअप से लेकर वी लुकअप तक, या मैं कहूँ टेक्स्ट या फिर डेट फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे अगर एक जगह मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? तो बात बन जाए, तो बात बन जाए, है ना। तो मैं आपको कराने वाली हूँ ऐसे टॉप 50 फॉर्मूलाज। ऑल्दो लिस्ट तो 180 की बनाई थी, बट उसमें से पिक किए टॉप 50 फॉर्मूलाज वो सभी बिगनर्स के लिए जिन्होंने कभी फॉर्मूला किया ही नहीं है। इस वीडियो के अंदर हर एक फॉर्मूला को बहुत ही डिटेल में बात की गई है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के लिए आपको चाहिए होंगे टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये डेटा प्रैक्टिस शीट कैसे मिलेगी, कैसे डाउनलोड करेंगे, चले अब इसे समझते हैं। डेटा प्रैक्टिस शीट के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा विच इज accountsexpertapp.com। उसके बाद आप आर कोर्सेज पे जा सकते हैं। कोर्सेज पे जैसे ही जाएंगे आपको वहाँ पे फ्री कंटेंट का आपको एक फोल्डर मिलेगा, आपको फ्री कंटेंट में जाना है। फ्री कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ से व्यू कंटेंट में जा सकते हैं। व्यू कंटेंट के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वो फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे वो सारी की सारी शीट्स अवेलेबल होती है और वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव एक्सेल को सीखना तो आज ही इंस्टॉल कर सकते हैं अकाउंट्स एक्सपर्ट की ऐप को, या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या गिवन नंबर पर डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं लाइव कोर्स में इनरोल करने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं इसकी, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, इस तरीके से शुरू कर रही हूँ कि ना तो आपको कभी एक्सेल में आपने कभी फॉर्मूलाज किए हैं और ना आपने कभी फॉर्मूलाज को करने का समझा है, मतलब बिल्कुल बेसिक से कि बिल्कुल लॉजिकल के साथ शुरू करते हैं। देखें चलें, सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ लेके चलते हैं कि सेल क्या होते हैं। थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा वक्त ज़रूर बिताएंगे इस मामले में कि हम अपनी थियोरी को कंप्लीट करें, हमारे बेसिक्स को थोड़ा सा और अच्छे से जानें, एंड देन हम फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा एंड देन फिर हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी इंटरफेस पढ़ाती हूँ तो सेल क्या होता है, जो भी आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं दैट इज़ योर सेल, राइट। बट ये सेल बनता किससे है, तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 लाइन इस तरीके से आती हैं, 2 लाइन इस तरीके से जाती है, फिर जाके ये बीच में बॉक्स बनता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, राइट। तो जो ये वर्टिकल लाइन्स आती है, मैं इन्हें ए और बी नेम दे सकती हूँ। देखो ऊपर भी आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और जो ये हॉरिजेंटल लाइंस आती हैं इन्हें मैं कह सकती हूँ ये मेरे क्या हैं, रोज़ हैं। ये जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये 1 2 इस तरीके से आता है। तो ये बीच में जो सेल बॉक्स बन जाता है दैट इज़ योर सेल। तो अगर मैं कहूँ कि इस सेल का नाम A1 है तो आप क्या कहेंगे, A इज़ द कॉलम एंड 1 इज़ द रो। मैं इतना बेसिक क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज जितने भी आप फॉर्मूलाज लगाते हो ना उसमें इस नेम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे पास हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या फिर हम उसे इतना कैजुअली ले लेते हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल के हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत आए, इसीलिए ये बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या सीखा, सेल का नेम सीखा। सेल का नेम हमें कहाँ मिल जाता है, नेम बॉक्स में मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ H15 दैट मीन्स H इज़ द कॉलम, 15 इज़ द रो। देखो मैं आपको करके भी बताती हूँ इस चीज़ को कि आप यहाँ पे किसी सेल में चले जाए ना, और G इज़ द कॉलम, 18 इज़ द रो। तो इस सेल का नेम क्या हुआ, G18 हुआ। ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला में जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम नंबर के बेसिस पे काम नहीं करते, हम सेल के बेसिस पे काम करते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि वो वैल्यू क्या लिखी है, हमें ये मतलब है उस सेल के अंदर, उस सेल को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि उस सेल को हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें सेल का नेम पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल के नेम में मिस्टेक करेंगे तो सारे फॉर्मूलाज मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि सेल के नेम क्या होते हैं, क्या सीखा, सेल के नेम क्या होते हैं। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं तो बहुत ही बेसिक बात मैं आपके साथ करना चाहती हूं, विच इज़ अगर आप मैथ्स नहीं आता, बहुत डर लगता है, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएंगे। बेसिक मैथ्स चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा हार्डकोर मैथ्स नहीं चाहिए। लॉजिकल आपका जो थिंकिंग है वो उस तरीके का होना चाहिए कि हाँ मुझे लॉजिकल चीज़ें समझ आती हैं, देन फिर कोई इशू नहीं है। जब भी हम मैथ्स में भी कभी मैथ मतलब लाइक
इन रियल लाइफ भी जब हम मैथ्स करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं वो एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? टोटल करना सीखते हैं, सम करना सीखते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो चलें, मैं बहुत ही बेसिक से लेकर आपको सिखाने वाली हूँ और उसके बाद देखो सम भी फिर मैं बहुत टाइप के सिखाने वाली हूँ। दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ फॉर द बिगिनर्स, जिसका बेस बिल्कुल ही मतलब एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, तो उसकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपको फॉर्मूलाज आते भी हैं ना तब भी आप देख सकते हो डेफिनेटली, ताकि आपके बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलें, अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख लेती हूँ विच इज़ 56, 63, 52, 45। मैंने ये 4 नंबर लिख लिए। अगर मुझे इनको सम करना है तो बेसिकली हमें सम कैसे किया जाता है? तो एक बात याद रखिए, जब भी कोई फॉर्मूला को इनिशिएट किया जाता है, क्या कह रही हूँ, जब भी किसी फॉर्मूला को इनिशिएट किया जाता है एक्सेल के अंदर तो हमें इक्वल्स टू लगाना पड़ता है। मतलब आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ उससे पहले इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। अगर आप देखो किसी भी सेल में, मैं भी आपको बताती हूँ, इस सेल में मैंने लिखना शुरू किया तो मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, लेकिन वहीं इक्वल्स टू लगाकर मैं कुछ भी लिखूंगी तो देखो ये एक ड्रॉप डाउन आता है। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अब इक्वल्स टू लगाने के बाद आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो एक फॉर्मूला के तौर पे देखा जाएगा, ना कि वो नॉर्मल टेक्स्ट या नॉर्मल नंबर की तरह देखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला शुरू करते हैं तो हम इक्वल टू ज़रूर लगाते हैं। इक्वल टू लगाने से वो समझ जाता है कि हम ना फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। चलें, अब हम बढ़ते हैं। हमें तो यहाँ फॉर्मूला किसका लगाना था? हमें सम का फॉर्मूला लगाना था। चलें, सबका फॉर्मूला लगाते हैं। हम जर्नली कैसे करते हैं, हम इक्वल्स टू लगाते हैं और कहते हैं कि देखो मूवमेंट करने के लिए आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ ऊपर या नीचे या साइड में जाते हैं तो इस तरीके से अलग से एक ऐसा चल रहा है जैसे कि कोई सिलेक्शन हो, दैट मीन्स वो आ रहा है, वो सेल को सेलेक्ट कर रहा है, नंबर को सेलेक्ट नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, सेल की सिलेक्शन पे फॉर्मूलाज लगते हैं, नंबर के पे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इस नंबर को लेना चाहती हूँ, लेकिन चलिए अभी सेल से सीखते हैं फिर नंबर से भी सीखेंगे। हमने ये लिया, प्लस किया, हमें तो प्लस करना है ना, फिर ये नंबर लिया, प्लस किया, फिर ये नंबर लिया, प्लस किया, फिर ये नंबर लिया, ले लिया C29, C30, C31, C32। ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैं C29 ले रहा हूँ, मतलब C29 के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखा हो लेकिन मैं उस वैल्यू को प्लस करके दूंगा। ठीक है, आप एंटर करो, आपके पास सम आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ से चेंज करती हूँ तो चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ सम में क्या दिया, देखो ये क्या है, ये C29 है, ये C30 है, ये C31 है और ये C32 है। देखो यहाँ तो केवल वैल्यू नज़र आती है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला नज़र आता है। तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया, इक्वल्स टू C29 प्लस में C30 प्लस में C31 प्लस में C32, आपने ये लगाया, राइट। तो आपने इनका क्या किया है, सम किया है। सम करना बहुत आसान है, लेकिन किसका सम किया है, सेल्स का सम किया है, वैल्यूज़ का सम किया है क्या, नहीं। इसको हम और डिटेल में जानेंगे जब हम अर्थमेटिक वाले में करेंगे, बिकॉज मैंने वहाँ डेडिकेटली आपके लिए चीज़ें बनाई हैं जहाँ पे आप ये सीखेंगे। बस फिलहाल के लिए ये सीखे, सम के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो बेसिकली हमें बस सेल्स को सेलेक्ट करना है और प्लस कर देना है, दैट इज़ योर एडिशन। एडिशन करने का तरीका ये है। वहीं पर अगर कुछ माइनस करना हो, जैसे मैंने 100 लिख दिया, यहाँ 60 लिख दिया, मुझे माइनस करना है, तो इक्वल्स टू, देखो सी, ये क्या है, C47 है, ये C47 है ना। तो मैं चाहूँ तो खुद से लिख लूँ C47, या फिर मैं ऐसे मूव करके कर सकती हूँ। अभी के लिए मैंने गलत लिख दिया, इक्वल्स टू दिस। ये माइनस करना है मुझे, इसको 60 को माइनस करना है ना, C48 को मैंने सिंपल ले लिया और एंटर कर दिया तो ये आ गया। उल्टा उल्टा करते अगर इक्वल्स टू C48 माइनस C100, तो देखो उल्टा -40 आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 60 माइनस 100 करोगे तो -40 आएगा। तो आप जिस चीज़ को माइनस करना चाहते हो, बस उस चीज़ को ध्यान में रखो, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखो कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है, फिर फॉर्मूलाज आसानी से लगते रहेंगे। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, अभी 100 है और आपको ये C47 में से C48, हम अभी सेल्स की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। हम वैल्यू भी कर सकते थे, इक्वल्स टू 100 माइनस 60 एंड एंटर करते तो भी 40 आता। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे अगर मैंने 90 लिखा तो यहाँ 30 हुआ, लेकिन यहाँ मैं कहाँ 90 लिखने जाऊँ, फॉर्मूला में बार बार लिखने थोड़ी ना जाएंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसे हम और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आपने समझा कि माइनस कैसे किया जाता। नाउ लेट्स कम टू द मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए भी हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली यहाँ साइन सीखो।
प्लस के लिए प्लस वाला साइन लगेगा, माइनस के लिए माइनस वाला साइन लगेगा। साइन वाली बात यहाँ पर इनिशियली समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आगे आगे धीरे धीरे सारे फार्मूलाज कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूलाज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ जो आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाली हूँ। चलें, द नेक्स्ट पार्ट इज आपको मल्टीप्लाई सीखना है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेती हूँ। मैंने ये दोनों नंबर ले लिए। मुझे मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी फॉर्मूला इनिशिएट किससे होता है, इक्वल्स टू से होता है। तो आप इक्वल्स टू लगाएंगे। आपको करना क्या है, आपको करना है C64। तो C64 मल्टीप्लाई के लिए हम एट्थ की के ऊपर स्टार होता है, आपको शिफ्ट के साथ स्टार प्रेस करना है, आपका स्टार आ जाएगा। आपने ये लेना है और उसके बाद 100 को लेना है, मतलब यह D64 एंड एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अभी जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो किसको कर रहे हो, वो सेल को कर रहे हो, वैल्यू को नहीं कर रहे, सेल को कर रहे हो। इसीलिए सेल के अंदर कुछ भी चेंज करते हो तो उसका आंसर भी चेंज होता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं कि हम सेल को ले रहे हैं या वैल्यू को ले रहे हैं। वैल्यू अलग तरीके से बिहेव करती है, सेल अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसका बात पूरा ध्यान देना चाहिए। फॉर्मूलाज के अंदर हम नंबर्स को, टेक्स्ट को एंड सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये बात अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी। चलें एक बार के लिए डिवाइड और करके देखते हैं। मान लो मेरे पास ये 16, 50, 100 है और यहाँ 165 लिखा है, मुझे डिवाइड करना है। तो इक्वल्स टू दिस ऑब्वियसली C70। डिवाइडेड के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्लैश लेंगे और इस सेल को दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो इसने हमें डिवाइड करके दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई भी वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो मेरा आंसर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स मैंने सेल्स को कंसिडर किया है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको सेल के नेम समझाए थे कि सेल का नेम कितना ज़रूरी है। बिकॉज हर जगह आप क्या दे रहे हो, सेल्स को दे रहे हो। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाया है तो देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाया तो ऊपर देखो यहाँ C47 माइनस C48 है। यहाँ फॉर्मूला लगाया तो C64 इंटू D64 है। लेट मी जस्ट टेक माई माउस हाईलाइटर, वरना फिर सब लोग कहेंगे कि मैम नहीं दिख रहा है कर्सर। ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप C64 इंटू D64 है। एंड यहाँ दे सकते हो, हाँ हमारा फॉर्मूला कहाँ चला गया। ओके लेट मी जस्ट चेक। हाँ C70 डिवाइडेड बाय D70 है ना। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि एक फॉर्मूला के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं बिल्कुल बेसिक्स आपके यहाँ पे क्लियर करा देना चाहती हूँ, देन हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे बढ़ सकें। एक फॉर्मूला के अंदर या तो हम कोई वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ना बोलकर आप नंबर भी बोल सकते हो कि नंबर लिखते हैं। नंबर का मतलब क्या हो गया, लाइक कोई भी चीज़ 2, 3, 5, 7 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। या फिर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट मतलब क्या हो गया, मतलब मैंने कुछ भी लिख दिया, किसी का नेम लिख दिया या कोई भी लेटर्स लिख दिए, मैं जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, हम कोई ना कोई कैरेक्टर या फिर मैं बोल दूँ सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसा इस्तेमाल कर रहे थे, तो और भी सिंबल्स आएंगे, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। ओके। तो फॉर्मूलाज के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपके, कि फॉर्मूलाज के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर का इस्तेमाल होता है एंड टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो नंबर्स जब भी आपको लिखने होते हैं तो डायरेक्टली लिखे जाते हैं फॉर्मूला के अंदर। उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता। जो नंबर आपके मन में है आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फॉर्मूलाज के अंदर वो डायरेक्टली कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जब भी कोई फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो उन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे, अदरवाइज वो नहीं माने जाएंगे। आपके फॉर्मूला में एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए जब भी फॉर्मूलाज लिखोगे और फॉर्मूला के अंदर कोई भी तरीके का टेक्स्ट लिख रहे हो, कोई नेम लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। ओके। द अनदर थिंग, जब भी हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, क्या फॉर्मूलाज लगाते हैं, ये देखो बेसिक रूल्स हैं एक तरीके से ना, ये रूल्स की तरह आप ले सकते हो। क्यों लगाते हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ये रूल्स हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे। अगर ये समझ आ जाते हैं तो फॉर्मूलाज खुद से बनाना बहुत आसान हो जाता है। नंबर्स के बारे में सीखा, टेक्स्ट के बारे में सीखा कि कैसे हम टेक्स्ट को जब भी लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। एंड उसके बाद बात आती है, जब भी कोई फॉर्मूला बनाया जाता है या लिखा जाता है तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं इनको हम पैरेंथेसिस, मैं अब जब भी बोलूँगी तो यही बोलूँगी पैरेंथेसिस
में बंद किया जाता है, ब्रैकेट्स में बंद किया जाता है किसी भी फॉर्मूला को। अभी हम बेसिक फार्मूलाज लगा रहे थे तो हमने डायरेक्टली कर लिया, वरना फॉर्मूलाज को जब भी हम लगाते हैं तो हम ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं। अगर एक साइड का ब्रैकेट ऑन कर दिया, दूसरी साइड का बंद नहीं किया, एरर आ जाएगा। लेकिन वो एरर करेक्ट भी हो जाता है, लेकिन स्टिल एरर आता है। अगर आपने कहीं पे एक्स्ट्रा लगा दिया तो भी एरर आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स के भी बहुत ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज जब बड़े बड़े फार्मूलाज लगाओगे तो ये ब्रैकेट ही डिफाइन करेंगे आपके फार्मूलाज को करेक्ट तरीके से। तो जब भी आप फार्मूलाज लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस तरीके से हम फार्मूला लगाते हैं। तो जितने भी बेसिक रूल्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, विच इज़ वेरी, ये दोनों तो मतलब ऐसा मैं कहूँगी कि रट्टा मार लो, अगर रट्टा मार सकते हो तो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो, बिकॉज ये रूल्स हैं, इनका कोई इफ़ बट वाई कुछ नहीं होता, लेकिन ये रूल्स होते हैं, ये हमें मानने पड़ते हैं। एंड ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि नंबर को डायरेक्टली लिखते हैं, टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, एंड फार्मूलाज के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वैल्यू, टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स आते हैं। एंड इस तरीके से हम आइकन्स का यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, डिवाइड के लिए आ गया। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने फार्मूलाज को एक्चुअल में करना शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके से आपको सम करके बताऊंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ सेम ही मतलब कह सकते हो सिनोनिम्स लिख लिए हैं उनके, आपको सम करके दिखाने के लिए। तो चलें बिल्कुल शुरू करते हैं। एक बार के लिए मैं आपको डेटा जो है उसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, यहाँ आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हिंदी एंड द अदर वन इज़ इंग्लिश, देन मैथ्स एंड साइंस। आपको करना है ऐड। तो एक होता है नॉर्मल तरीका, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीका, जहाँ हम वैल्यूज़ को लेकर करेंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इक्वल्स टू, अगर सबसे पहले किसी की अंडरस्टैंडिंग देखें जिसको फॉर्मूला कभी नहीं लगाना आता होगा, तो वो इक्वल्स टू से फॉर्मूला स्टार्ट करेगा एंड देन क्या करेगा, 40 प्लस 38 प्लस 34 प्लस, एंड आई डोंट रिमेंबर द नेक्स्ट नंबर, तो आई विल टेक 60, इट्स 77। ओके फाइन, हम यहाँ से उसको करेक्ट कर देते हैं, 77 एंटर। तो विच इज़ 189। आपका टोटल एकदम एक्यूरेट है या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। आपको बस ये इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है और यहाँ ना बिल्कुल नीचे राइट में देखना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें वैसे तो लिख कर आती है। द फर्स्ट वन इज़ एवरेज, द अदर वन इज़ काउंट एंड द अदर वन इज़ सम। तो यहाँ सिर्फ देखने के लिए होता है, हम लिख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको चेक करना हो कि आपका सम क्या है, तो आप डायरेक्टली नंबर को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो विच इज़ 189। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मूला का रूल जो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला का रूल, कि फॉर्मूला के अंदर नंबर आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। जो नंबर्स होते हैं उसको हम कैसे भी डिनोट नहीं करते, वो डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी सिंबल लगाने की नीड नहीं होती है। तो आप यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। लेकिन अब हुआ क्या इससे, अब मैं मान लीजिए, देखिए कोई भी चीज़ हमें सेम चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम ड्रैग करते हैं। अब सबके लिए एक एक करके तो नहीं लिखने वाले हैं, अब एक एक करके लिखना है तो फिर मैं एक्सेल क्यों कर रही हूँ, मैं खुद से नोटबुक में ही नहीं काम कर लूँगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अपना कर्सर लेके जाते हैं तो देखो हमारा कर्सर चेंज हो रहा है, हम बस इसे ड्रैग करते हैं, या वहाँ पर डबल टैप भी कर सकती थी। तो आप देखेंगे हर जगह 189 आया। क्या ये पॉसिबल है कि मेरा इन सबका सम भी 189 है? मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसका सम तो 251 है। फिर तो रूल से ही जब आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे ना, उसी से ही आपको रूल्स में क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, वो भी समझ आएगा। तो इससे हमें समझ आया कि मैंने यहाँ पे 40 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 77 लिखा था। तो अगर मैं नेक्स्ट में भी देखती हूँ तो 40 38 34 77 है। तो इससे आपको चीज़ समझ के आई। एक रूल की बात और समझ लो कि जब भी आप फॉर्मूला के अंदर, मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली अपने लिए, फॉर्मूला के अंदर जब भी कोई नंबर लिखा जाता है तो एक तो कोई सिंबल यूज़ नहीं होता, सिंबल यूज़ नहीं होता, पहली चीज़। ठीक है, ये तो आपने पहले भी देख लिया। दूसरी चीज़, जब आप उसे ड्रैग करते हो तो नंबर वॉन्ट चेंज, नंबर चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है। तो मैं कहती हूँ कि जब भी आप ड्रैग करो या कुछ भी करो, जो नंबर है वो हमेशा, ये वाला एरो मुझे हटा देना चाहिए आई गेस। तीसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि नंबर फॉर्मूला के अंदर नंबर फिक्स रहता है। मैं ये कह सकती हूँ फिक्स रहता है। दूसरी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं ना फिक्स रहता है। कैसे बोल सकती हूँ कि देखो यहाँ पर भी 40 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 77 था, यहाँ पे भी 40 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 77 था। तो नंबर हमेशा फॉर्मूला के अंदर फिक्स रहता है।
नंबर का मतलब क्या, जो हम खुद से नंबर लिखते हैं। तो इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ताकि हमें याद रहे बात के लिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सम। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, ओके, हम सेल लेंगे, हमने ये सेल लिया प्लस, हमने ये सेल लिया प्लस, हमने ये सेल लिया प्लस, हमने ये सेल लिया। तो देखो यहाँ क्या है, C2 D2 E2 F2। तो नेक्स्ट जब मैं ड्रैग करूँ तो क्या आना चाहिए, C3 D3 E3 F3। मैं नेक्स्ट करूँ तो क्या ड्रैग होना चाहिए, C4 D4 E4 F4। ठीक है, तो एंटर कर दो, 189 इज द करेक्ट आंसर एंड जस्ट डबल टैप ओवर हियर एंड आप देखोगे यहाँ पे क्या है, C3 D3 E3 F3। तो C4 D4 E4 F4, C5 D5 E5 F5, दैट मीन्स वो ड्रैग हो रहा है। तो हमेशा इससे हमने एक बात क्या सीखी, चलो फॉर्मूला से हमने एक बात और सीखी, क्या सीखा कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो हमेशा ड्रैग करने पर चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे ही हम किसी सेल को ड्रैग करते हैं तो वो चेंज होते हैं, तो मतलब सेल फिक्स नहीं होते हैं, सेल फिक्स नहीं होते। तो अभी तक आपने दो चीजें सीख ली, दो फॉर्मूला से दो चीजें सीखी। पहली चीज कि नंबर जब भी लिखोगे फॉर्मूला में तो वो फिक्स होते हैं, दूसरी चीज कि सेल जब भी लिखोगे फॉर्मूला में तो वो फिक्स नहीं होते हैं ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला जहाँ पे ये सीखा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हो सकता है 10,000 एंट्रीज हैं, 15,000 एंट्रीज हैं, 20,000 एंट्रीज हैं, लाख एंट्रीज हैं। इतनी एंट्रीज होने पे जब आप सम करोगे तो क्या ऐसा करके बैठोगे C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर इतना काम आसान ही कहाँ हुआ, मैं नोटबुक में ही नहीं कर लूँगी काम। तो चलें आसान बनाते हैं। तो हर एक यहाँ पर हर एक चीज़ का फॉर्मूला प्री डिफाइंड रहता है, हमें उस फॉर्मूला का सिंटेक्स मतलब जो फॉर्मूला मांगता है हमसे वैल्यू, हमें वो देनी होती है। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची लगे आपको कि इतना स्ट्रेच करके क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी, दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स स्पेशली एंड स्पेसिफिकली। अगर आपको भी फॉर्मूलाज आते हैं तो देख सकते हो क्लैरिटी के लिए। ओके देखो, जब आप बात करते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो आपको पता है कि मेरे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, क्या है, L इंटू बी। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, बस L का फॉर्मूला, L का वैल्यू, B का वैल्यू। अच्छा मैं आपको कहती हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं मैंने H के लिए P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, आई गेस यही होता है, हाँ। तो आप यहाँ से वैल्यूज लिखते हो, राइट। तो ठीक वैसे ही मतलब एक फॉर्मूला प्री डिफाइंड होता है, उसके अंदर बस आपको वैल्यूज करनी पड़ती हैं उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम उसको सिंटेक्स बोलते हैं। तो इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, सम, SOME नहीं, SUM इज सम। आप इक्वल्स टू सम लिखो, किसी भी लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। सम लिखते ही आप क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड में टैब प्रेस करना, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में भी हो जाएगा और पैरेंथेसिस ऑन कर देगा। क्या कर देगा, पैरेंथेसिस ऑन कर देगा। और अब से पूरे वीडियो तक आप मेरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की सुनेंगी, बिकॉज मैं फिर भी गलत हो सकती हूँ। फॉर्मूला जो कहता है, जो डिमांड करता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो आपका सच्चा साथी होने वाला है। तो यहाँ पर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या कह रहा है, कॉमा बताओ। तो आपने ये लिया कॉमा, फिर आपने ये लिया कॉमा, फिर आपने ये लिया कॉमा, फिर आपने ये लिया, ले लिया, पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया एंड डबल टैप कर दो, आंसर आ गया। उसने ही तो कहा था कॉमा करना है, उसने कहा था ना आपको कॉमा करना है, तो आपने कर दिया और आ गया। एक सेकेंड, हमें एक और कॉलम की ज़रूरत है, हमने और लिया, यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ, सम फॉर्मूला, सम फॉर्मूला ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मैंने सुनी तो सिर्फ फॉर्मूला की, C2 D2 E2 F2, बस एक प्लस नहीं लगाया, उसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया और साथ में प्लस की जगह हमने कॉमा लगा दिया। मेहनत तो मेरी उतनी ही है, C2 सेलेक्ट करो, D2 सेलेक्ट करो, E2 सेलेक्ट करो, F2 सेलेक्ट करो, ये तो फिर टाइपिंग हो गया। तो चलो इसे और ईजी बनाते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ लगातार होती है, हमने सम फॉर्मूला लगाया, टैब किया, हमने इस रेंज को पूरी को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसी को सम करना है ना। अब यहाँ लिख कर है C2 F2, क्या लिख कर आ रहा है, C2 F2, एंटर करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आया, ओ C2 F2 करने से आंसर आ जाता है, तो चलो भाई फिर तो एक और फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल्स टू सम टैब और करूँगा C2, चलो C2 मैं लिख लेती हूँ, बात वही होती है, ठीक है। C2 कॉमा F2, मेरा तो आंसर आ जाएगा, एंटर। बट ये तो 117 है, ये तो सारे गलत आंसर आए हैं। मतलब देखें,
बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। मेरा पेन गायब हो गया है, लेट मी जस्ट ओके देखिए, इसको बोलते हैं रेंज। जब भी आपको फॉर्मूला में ऐसे C2F2, इसका मतलब क्या है? C2 से F2 तक, मतलब पूरा नंबर आएगा, C2 भी आएगा, D2 भी आएगा, E2 भी आएगा, F2 भी आएगा। लेकिन जहां आपने लिखा C2 कॉमा F2, दैट मीन्स सिर्फ C2 और F2 आया, इनके बीच का मतलब सारे नंबर्स नहीं आए, सिर्फ C2 एंड सिर्फ F2 आया। तो ध्यान रखें कि बीच में क्या साइन है। साइन अगर कॉमा है, जैसे A1 कॉमा A2 सॉरी A20 लिख लो, तो A1 को प्लस करेगा और A20 को प्लस करेगा। लेकिन A1 कॉलन A20, दैट मीन्स A1 से लेकर A20 तक, मतलब A2 A3 A4 A5 A6 A20 तक सारे आ जाएंगे। तो ये फ़र्क समझें आप, बिकॉज ये फ़र्क नहीं समझेंगे तो गलती करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है उसमें क्या है? C2 से F2 तक। तो यहाँ सारे फॉर्मूलाज आए, यहाँ पे C2 एंड F2, दैट कॉमा बता रहा है कि C2 को सिर्फ प्लस किया है F2 के साथ। तो ये आपका एक फॉर्मूला था जो कि आपको पूरा रेंज के बारे में बता रहा था। तो फॉर्मूला के बारे में कितनी सारी चीज़ें जान ली आपने। चलें अब एक फॉर्मूला और लगाते हैं, एक काम करते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ लेकर आते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया, और हमें यहाँ पे एक स्पेस बना लेना चाहिए था। एंड उसके बाद इसको लेकर आते, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम यहाँ ले आए हैं इसे। ओके, अब मुझे करना है ऑटो सम। तो मैं एक शॉर्टकट की बता रही हूँ कि इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है सम के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना होता है? ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करना होता है। तो ये देखो पूरा फॉर्मूला इसने अपने आप लगा दिया। फॉर्मूला वही है, बस ये है कि हमें मेहनत नहीं करनी। आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दो और ये डेफिनेटली डायरेक्टली ऐसे लग जाएगा। आप एंटर कर दो तो आपका आंसर भी एकदम एक्यूरेट है, एंड डबल टैप कर सकते हो, सब कुछ ठीक है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर हम लोगों ने किए अपने अर्थमेटिक वाले बहुत ही बेसिक। मैंने सिर्फ सम सिखाया आपको। यहाँ देखो कितने तरीके का, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स का आपने यहाँ केवल सम सीखा है। ठीक है, अभी अर्थमेटिक कंप्लीट भी नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सम सीखा है। और साथ ही साथ में अपने फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने फॉर्मूला में सीखा कि जो नंबर होता है उसको सिंबल नहीं लगाते हैं, ड्रैग हम करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता है, नंबर हमेशा फिक्स रहता है। सेल्स के लिए सीखा, ये हमेशा ड्रैग करने पे फिक्स नहीं होता है, हमेशा ड्रैग करने पे चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने सीखा फॉर्मूला के अंदर जो भी चीज़ सिंटेक्स होती है हमें उसको फॉलो करना होता है। अगर कॉलन है तो मतलब रेंज है, C2 से F2 तक है, और अगर कॉमा है तो A2 एंड A20 ऐसे डायरेक्टली है, वो कोई रेंज नहीं है। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीख ली हैं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अर्थमेटिक फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हमने सम कंप्लीट कर लिया है। तो चलें, देखो ऐड करना आपको आ गया तो आप ऑल्ट इक्वल टू करके इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो आपका ये तो तैयार हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि मान लीजिए क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट, तो उसमें कैसा होता है कि 6 बॉल्स का एक ओवर होता है, राइट? अभी किसी पर्सन ने फर्स्ट बॉल पे 4 बनाया, सेकंड बॉल डॉट गया, थर्ड पे 1 लिया, फोर्थ पे 6 किया, फिर 4 लिया। तो ऑन एन एवरेज इस तरीके से हम हर ओवर में रन देखते रहते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं ना कि उनका जो पर्टिकुलर रेट जो चल रहा है, एवरेज रेट, वो कैसा चल रहा है कि टोटल करो मार्क्स, मतलब टोटल करो आपके रन। फॉर एग्जाम्पल आपके रन चल रहे हैं 100, लेकिन आपने बनाए हैं वो बनाए हैं 20 ओवर्स में, तो मतलब हर ओवर का औसतन कितना आ रहा है? 5। दैट मीन्स एवरेज कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सिर्फ 5 रन बना रहे हो आप ऑन एन एवरेज, अगर एक ओवर की बात की जाए तो दैट इज़ योर एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या 5 सब्जेक्ट्स हैं। उसने 5 सब्जेक्ट्स का जब टोटल किया तो कितना टोटल आया उसका? 450 आया। और मैं कहती हूँ उसका 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो दैट मीन्स वो 90% का अच्छा स्कोर कर रहा है। 90 की एवरेज आती है उसकी पर सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ तो 90 मार्क्स वो ले रहा है ऑन एन एवरेज। किसी में 90 से ज़्यादा हो सकता है, किसी में 90 से कम हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो इतना कर रहा है। सो दैट इज़ योर एवरेज। तो एवरेज को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने एवरेज पे जाना होता है, हम इक्वल्स टू बिल्कुल सेम। देखो एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सिर्फ आपको फॉर्मूलाज का मीनिंग समझ आना चाहिए। लगाने का तरीका बिल्कुल सम जैसा ही है, इसलिए मैंने वहाँ पर बहुत समय लगाया है। यहाँ पर समय लगाने की मुझे कोई ज़रूरत
पता ही है, हम एवरेज करेंगे, टैब करेंगे, इसने अपने आप लिख के दे दिया नंबर 1 नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही है। हम नंबर 1 नंबर 2 नहीं करते हैं, हम रेंज लेते हैं, हमने रेंज ली, एंटर कर दिया। तो औसतन अगर देखा जाए, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो इस आरव मेहता के जो मार्क्स हैं वो 47.25 है। नहीं विश्वास, इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ नीचे एवरेज देखिए 47.25 आ रहा है, योर आंसर इज करेक्ट। आप इसे डबल टैप कर सकते हो। सभी के लिए मुझे ऑब्वियसली चेंज ही चाहिए, सेल्स चेंज ही होते हैं इंटरैक्ट करने पे, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। सो दैट इज योर एवरेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहती हूँ आरव मेहता के कितने मार्क्स सबसे ज़्यादा, मतलब अगर मैं वैल्यू में बात करूँ तो क्या सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कितना सबसे मैक्सिमम क्या है। तो आप यहाँ मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मैक्स लिखते हैं। तो आप मैक्स ले सकते हैं, टैब करेंगे, उसके बाद आप नंबर्स को लेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो इसने बताया मैक्सिमम 77 है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो मैक्सिमम कितना है, 76 है। तो आंसर 76 आना चाहिए। देखिए 87, 91, देख सकते हो आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 91 है। तो इस तरीके से मैक्सिमम आ रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिमम, तो मिनिमम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे मैक्सिमम को मैक्स लिखते हैं, मिनिमम को मिन लिखते हैं। तो ठीक वैसे ही आप यहाँ मिन लिखेंगे, तो टैब करेंगे तो मिनिमम के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने वही बोला, जो सिंटेक्स है इन सभी का सेम है, तो आपको अलग से कुछ अलग सीखने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। बस रेंज देखिए, अगर आपने किसी भी फॉर्मूला में रेंज करेक्ट नहीं किया है, सिंटेक्स समझना और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस अकॉर्डिंग नहीं चला है तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ओके, एंटर कर दीजिए। तो आपका ये मिनिमम आ गया है, डबल टैप कर दीजिए। आप देख सकते हो इसमें आरव के 34 मार्क्स मैथ्स में के अंदर सबसे कम मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो ओ माय गॉड, ओके मैथ्स, ओके 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 ओके, सबसे मैक्सिमम 91। मैथ्स में अगर बात की जाए, इसके अंदर मुझे मैक्सिमम जानना है, तो इक्वल्स टू मैक्स अगर मैं यहाँ लगा लूँ, टैब कर दूँ और ये वाली रेंज दे दूँ, मुझे मैथ्स का मैक्सिमम जानना था ना, मैंने इसे दिया और एंटर कर दिया, तो मुझे पता लगा 96। ओके फाइन, किसी का 96 भी आया, ऋतिका सेन गुप्ता। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे को अभी लिटरली क्यूरियोसिटी हुई है जानने की कि मैथ्स में किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, और मैंने यहाँ मैक्स का फॉर्मूला लगा के वो रेंज दे दी और उसने मुझे आंसर दे दिया। आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप जहाँ पे आपका डेटा लिखा आप वहीं पे आपका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कहीं पे भी लगाओ, रेंज यहाँ पे मुझे निकालना है मैथ्स का मैक्सिमम, हिंदी का मैक्सिमम निकालना है, तो मैं मैक्स करूँगी, टैब करूँगी, ये हिंदी की रेंज यहाँ से दूंगी। यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, बट स्टिल वो मुझे आंसर करेगा। उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हो, आपकी रेंज करेक्ट होना चाहिए, आपका फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, लगाने का तरीका करेक्ट होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके अंदर आपके पास 3 फॉर्मूलाज और आते हैं, जो 3 फॉर्मूलाज हम लेके चल रहे हैं, विच इज काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। अब ये क्या मतलब है, काउंट का मतलब है काउंट करना, काउंटिंग करना, बिल्कुल वैसा ही मतलब है। तो चलें एक बार के लिए इसके लिए डेटा को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट काउंट का मतलब समझाती हूँ। देखिए हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। सिचुएशन ये है, देखो मैं सबसे पहले बता देती हूँ काउंट करता क्या है एंड काउंट ए क्या करता है, क्या काउंट करती है, काउंट ब्लैंक क्या करता है एंड इट कम्स टू द काउंट। अरे ये क्यों चालू है भाई, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। देखो सिंपल सी है, यहाँ सेल्स है ना, या तो उनमें कोई नंबर लिखा होगा, या नंबर प्लस टेक्स्ट प्लस कैरेक्टर ये लिखा होगा, या फिर कुछ भी नहीं लिखा होगा, एम्प्टी लिखा होगा। तो जब सिर्फ नंबर्स को काउंट करना हो तो यू विल यूज काउंट फॉर्मूला। जब जो चीज़ काउंट से भी काउंट हो रही है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ओ माय गॉड, एक छोटी सी चीज़ करती हूँ और ये गायब हो जाता है। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ देखो, जब नंबर काउंट करोगे तो सिंपल है, आपको काउंट फॉर्मूला लगाना है। जब नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी, कैरेक्टर भी काउंट करना है तो काउंट ए लगाना है। एंड जब कुछ भी नहीं करना है, एम्प्टी करना है, तो काउंट ब्लैंक लगाना है। इसके आगे ब्लैंक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो सिचुएशन, देखो सिचुएशन ये है कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला, आपके पास डेटा क्या है, यहाँ पे एक अटेंडेंस शीट है, या मतलब मार्क शीट है, अटेंडेंस शीट नहीं मार्क शीट है, ठीक है। स्टूडेंट के नेम्स गिवन हैं, अब उसके सामने ना मार्क्स गिवन हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अभी कोई स्टूडेंट अगर नहीं आया होगा तो वो ए बी लिखा जाएगा, विच इज एब्सेंट, राइट। तो एक तो आपको कितना है कि कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में एग्जाम दिया, तब तो आप काउंट फॉर्मूला लगाओगे,
क्योंकि जितने के नंबर लिखे हों, चाहे 0 लिखा हो, नंबर तो नंबर होता है, तो उससे पता लग जाएगा कि इतने इस पर्सन ने इतने दिए। 4 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया है या 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया है टोटल, तो ठीक है, आपने पता लग लिया काउंट से, क्योंकि नंबर काउंट कर देगा। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या कि मुझे तो ये जानना है कि सारी एंट्रीज करेक्ट की हुई हैं या नहीं की हुई हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर यहाँ पे 4 सेल हैं, चारों में कुछ ना कुछ एंट्री हो रखी हो, तो काउंट ए तो काउंट कर लेगा उसे। तो नंबर प्लस में टेक्स्ट, क्योंकि अगर नंबर है तो नंबर आए हुए हैं, या फिर अगर एब्सेंट भी लिखा है तो टेक्स्ट हो गया, तो नंबर प्लस टेक्स्ट ये काउंट कर लेगा। तीसरी चीज़ हम यहाँ से पता कर लेंगे, वैसे तो यहाँ से भी ये पता लग जाएगा, अगर मान लो 4 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ 3 लिखा है, दैट मीन्स एक ब्लैंक है। और डायरेक्टली भी अगर पता लगना है कि भाई इसमें से कौन सा ब्लैंक है, दैट मीन्स टीचर ने एंट्री ही नहीं की है, टीचर ने एंट्री ही नहीं की है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली एम्प्टी सेल्स को काउंट कर सकते हैं। तो बेसिक ये सिनेरियो लेके चल रहे हैं, आपका सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिया है, तो हम यहाँ सिंपली काउंट लगाएंगे, टैब करेंगे, वही है वैल्यू 1 वैल्यू 2, वहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस इसको सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना है 2। दैट मीन्स 2 ही पेपर दिए हैं उसने, 2 ही पेपर दिए, एक ही पेपर दिया है, 3 ही पेपर दिए हैं, चारों पेपर दिए हैं। इस तरीके से काउंट ए से आपको पता लग जाएगा पेपर तो दिए हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज टीचर ने ही नहीं की है। तो यहाँ से एक सेकेंड, गलती से हो गया, यहाँ से आपको पता लगा कि देखो 3 है, दैट मीन्स टीचर की गलती है। यहाँ से टीचर की गलती पता लगेगी कि उसने एक एंट्री नहीं की, एक एंट्री नहीं की, एक एंट्री नहीं की, सारी कर रखी है, एक एंट्री नहीं की, सारी कर रखी है, एंट्रीज नहीं कर रखी हैं, सारी कर रखी हैं, तो ऐसे पता लगेगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली काउंट ब्लैंक निकाल सकते हो कि डायरेक्टली पता ही लग जाए कि भाई कितने ब्लैंक छोड़ रखे हैं टीचर ने। तो आपने लिया एंटर, और यहाँ से पता लग जाएगा कितने ब्लैंक छोड़े हुए हैं, काफ़ी ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, काफ़ी सारी एंट्रीज टीचर ने नहीं की हुई हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से चीज़ें काउंट कर सकते हैं। काउंट का बहुत जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैंने एक बहुत ही बेसिक आपको इस्तेमाल बताया कि आप कैसे काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखें, काउंट की अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर्स के लिए है, ये ऑल एक्सेप्ट एम्प्टी के लिए है, मतलब सब कुछ काउंट करेगा सिर्फ एम्प्टी को छोड़कर, ये एम्प्टी के लिए है, ठीक है। अगर आपके एम्प्टी सेल्स हैं तो काउंट ब्लैंक, नंबर्स हैं तो काउंट, और बाकी इन सबको छोड़कर कुछ भी है तो यू विल यूज़ काउंट ए। हमेशा स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, कब काउंट लगाएं कब काउंट ए लगाएं। आई होप अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। चलें अब नेक्स्ट हम टेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ बढ़ेंगे। टेक्स्ट फार्मूलाज को करने के बाद हम सेल रेफरेंसिंग करेंगे, या फिर पहले सेल रेफरेंसिंग, चलें देख लेते हैं अभी के लिए। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट फार्मूलाज। टेक्स्ट फार्मूलाज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फार्मूलाज हैं, मैंने इस तरीके से बना लिया है सो दैट आप इजीली सारी चीज़ों को समझ सकें, है ना। तो हमारे पास यहाँ 3 फॉर्मूलेज आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लेफ्ट, देन मिड एंड देन राइट। ये काम कैसे करते हैं थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, एंड देन हम लोग इन फॉर्मूलाज को लगाएंगे एंड इनके सिंटेक्स समझेंगे। टेक्स्ट फार्मूलाज की मैं बात बता देती हूँ। टेक्स्ट फार्मूलाज का सभी का सिंटेक्स एक ही है कि उसे टेक्स्ट दे दो, बस, इससे ऊपर कोई सिंटेक्स ही नहीं है। बस बात ये है कि आपको हर एक सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगना है ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस सिंटेक्स का तो कोई इशू ही नहीं है ना। अब बात आती है, हम यहाँ 3 फार्मूलाज करने वाले हैं। द फार्मूलाज आर लेफ्ट, मिड एंड राइट। मिड को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेफ्ट राइट तो बहुत ही आसान है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई आईडी लिखी है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको केवल ORD चाहिए यहाँ साइड में। ऑल्दो ये चीज़ हम और फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप पढ़ रहे हो ना, ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, आपकी डायरेक्शन आपको पता है, आप इस साइड डायरेक्शन में पढ़ते हो, लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो। आप लेफ़्ट फार्मूला लगाएंगे, लेफ़्ट फार्मूला को टेक्स्ट देंगे कि मुझे इस पूरे टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं। मान लो ये A1 में लिखा है। एंड द सेकेंड थिंग, आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने नंबर्स आपको लेकर आने, मतलब कितना साइड में से कितना, तो 1 2 3 चाहिए। आप उसे 3 बताओगे और आपको वो आंसर ORD ला के दे देगा। एंड सेम गोज विद द राइट। अगर मान लो ABC चाहिए तो लेफ्ट से अगर काउंट करते जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो लेफ्ट से भी कर सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, राइट से करो ना, राइट से काउंट करना आसान है। 3 चाहिए हमें इसमें भी। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला लगाते हैं। चलें हम फॉर्मूलाज लगा के देखते हैं, तब हमें समझ आएगा। तो हम इक्वल्स टू लेफ्ट लगाएंगे, टैब करेंगे। बहुत ईजी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आप बिगनर हैं तो ये फॉर्मूलाज आने बहुत ज़रूरी है। हमने टेक्स्ट दिया, ये हमसे टेक्स्ट मांग रहा था, हमने टेक्स्ट दे दिया कि इस टेक्स्ट में से लेने हैं, कॉमा नंबर
50 लिखा है, तो दैट मीन्स नंबर कैरेक्टर कितने नंबर्स चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग से 3 चाहिए, 3 किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, ये आ गया है। एंड हर किसी के लिए हमें सेम ही काम करना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे चाहूँगी तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे टेक्स्ट अगर देना है तो मैं B2 दिया है तो इसके अंदर मुझे C2 देना है, साइड में से लेना तो 3 है। तो अगर इस फॉर्मूला के अंदर बहुत ही आसानी से आप एक चीज़ समझें, आपने क्या लगाया है, फॉर्मूला को ध्यान से समझें, आपने क्या लगाया, आपने लगाया इक्वल्स टू लेफ्ट, जो कि फॉर्मूला है, अंदर आपने दिया B2 इंटू 3। जैसे ही आप इसे ड्रैग कर रहे हो, B2 इज योर सेल, तो ड्रैग करने पे चेंज होगा, C2 D2 E2 F2 ऐसे होता जाएगा, क्योंकि सेल हमारे चेंज होते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ बिकॉज अभी सेल रेफरेंसिंग करना भी बाकी है। एंड व्हेन इट कम्स टू 3 इज अ नंबर 1 चेंज, तो बाद में भी अगर आप C2 भी आ जाता है तो लेकिन ये तो 3 रहेगा, कि साइड में से लेने कितने कैरेक्टर हैं, वो तो 3 लेने हैं, D2 में भी 3 लेने हैं, E2 में भी 3 लेने हैं, इसलिए हमने उसको नंबर लिखा है। नंबर लिखने से वो चेंज नहीं होता, इसलिए जब आप यहाँ फॉर्मूला चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे देखो B2 इंटू 3, B4 इंटू 3, B4 हाँ बी का है ना ये, B6 इंटू 3, B9 इंटू 3, 3 रिमेन्स द सेम बिकॉज इट्स अ नंबर एंड सेल को ड्रैग करने पे वो चेंज होता है। ओके नाउ हम राइट वाला करेंगे पहले, फिर मिड करेंगे। राइट किया, टैब किया, टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट वही देना है, किसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो क्या, नंबर कैरेक्टर्स, लास्ट में से 2 नंबर लेने हैं मुझे, सिर्फ नंबर्स लेनी है तो 2 लेंगे, तो 2 करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे एंड जस्ट डबल टैप इट। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ये बहुत आसान था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज मिड। तो मिड के लिए क्या करेंगे, टैप करेंगे, कह रहे टेक्स्ट। सबसे पहले तो टेक्स्ट बताओ, मैंने हमेशा से क्या कहा है, किसकी सुनो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की सुनो, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स की सुनो। वो आपको क्या कह रहा है, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट मैंने दे दिया, कॉमा, कह रहे स्टार्ट नंबर कहाँ से एक्सट्रैक्ट, मिड को ना बताना पड़ता है कि मिड स्टार्ट कहाँ से होगा। अब मेरा EMP लिखा है, EMP इज द थर्ड नंबर, तो थर्ड से शुरू कर दो, कॉमा, और कितने नंबर लेने हैं, बीच के 4 नंबर लेने हैं। ओके हो गया। देखो इसने क्या बोला था, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करूँ, थर्ड से स्टार्ट कर दो, एंड नंबर करेक्टर्स 4। एक बार ना करके देख लिया करो, अगर हो सकता है फोर्थ से स्टार्ट करना हो तो एक बार मैं चेक करती हूँ, और उसके बाद मैं आपको कंफर्म करती हूँ। तो ये P202 लेकर आ रहा है, दैट मीन्स हमें ये थर्ड से स्टार्ट नहीं करना था, हमें फोर्थ से स्टार्ट करना था, ये इंक्लूसिव है। तो हम क्या करेंगे, मिड टैब टेक्स्ट देंगे, कॉमा करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करें, 1 2 3, EMP तो नहीं लेना, 2025 लेना है, वो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ से स्टार्ट करो। और कितने कैरेक्टर चाहिए, 4 ही चाहिए, 2025 4 नंबर्स चाहिए, एंटर कर दो, आपके मिड वाले आ जाएंगे। मिड के लिए आपको बताना पड़ता है मिड कितना है, ये खुद से काउंट नहीं करेगा कि कितना मिड है आपका, आपको बताना है कि आपका मिड स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर आपको बताना है कि आपने कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। आपका इनिशियल और एंड तो उस फॉर्मूला का बिल्कुल सेम है जैसे लेफ्ट और राइट है, बस बीच में एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि आपका मीडियम शुरू कहाँ से होता है, आपका मिड शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, समझ आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला, जहाँ पे हम लेंथ फार्मूला करें, मतलब हम जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर जो आईडी लिखी है उसका लेंथ क्या है। देखो सभी का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है कि वो 9 नंबर्स की आईडी होनी चाहिए। जैसे आपके फ़ोन नंबर्स हैं, वहाँ 10 नंबर के फ़ोन नंबर्स होने चाहिए, तो वहाँ पे आप लेंथ चेक कर सकते हो। अगर किसी में भी 11 मिल गया, 12 मिल गया, 9 मिल गया, 8 मिल गया, तो आप वहीं डायरेक्टली ऐसे पता कर लोगे, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, बाकी गलतियां तो बाद में देखी जाएंगी, बट ये पता लग जाएगा। लेंथ किया, लेंथ का छोटा फॉर्म है ये, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है ये लेंथ। टैब किया, क्या कह रहा है, टेक्स्ट, मैंने बोला ना टेक्स्ट फॉर्मूला का सभी का सेम ही है सिंटेक्स, तो आपने ये टेक्स्ट दे दिया, एंटर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सारे 999 है, अगर मैं इसमें से यहाँ कुछ डिलीट कर देती हूँ, मुझे पता लग गया यहाँ मिस्टेक्स है, मैंने यहाँ से कुछ डिलीट किया, मुझे पता लग गया यहाँ मिस्टेक से 7 है, हमारी आईडी 9 होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मिस्टेक है, मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ। एटलीस्ट लेंथ से, जब जहाँ पे हमारी लेंथ डिफाइंड होती है वहाँ पे तो हम चेक कर सकते हैं ना कि हमारी कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। सो दैट इज़ योर लेंथ फार्मूला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूलाज। आपको ये लग सकता है कि ये फार्मूलाज में थोड़ी जल्दी करा रही हूँ, लेकिन इन फार्मूलाज में ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं पूरा टाइम लूँगी, उसकी आप टेंशन ना लें। चलें, प्रिम फॉर्मूला क्या करता है, अनवांटेड स्पेसेस को हटाता है, अनवांटेड स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तनु, और अगर मैं बात करूँ तनु स्पेस एंटर, अच्छा मैंने दोनों ही वो कर दिए क्या, चलो दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ तनु, और फिर एक नीचे, यहाँ पे नीचे वाले सेल पे लिखती हूँ तनु स्पेस, एक स्पेस दे दिया। मैं यहाँ यूनिक फॉर्मूला लगाती हूँ, मतलब मुझे यूनिक नंबर चाहिए, एक सेकेंड, माय बैड, मुझे यूनिक एंट्रीज चाहिए, तो मैं इन दोनों को लेती हूँ, E56 एंड E57 ले लो, पता नहीं मेरी एंट्रीज क्यों नहीं काम कर रही, एंटर।
तो इसने मुझे दोनों दिए, दैट मीन्स दोनों अलग अलग कंसिडर कर रहा है। यूनिक करता तो ये मुझे क्या देता, अब मैं यहाँ पे तनु लिख दूंगी, मतलब अगर मान लो और भी नंबर्स होते तो ये मुझे यूनिक ला के देता। इसने इन दोनों को अलग अलग किया है। क्यों किया है? स्पेस से वो अलग अलग कैरेक्टर माने जाते हैं। स्पेस आपको हटाना है, डायरेक्टली आप हटा सकते हो। ट्रिम फॉर्मूला लगाओगे, ट्रिम टैब, कुछ सिंटेक्स नहीं है, वही है, टेक्स्ट देना है कि किस में ट्रिमिंग करनी है, बस आपका हो गया है। यहाँ पे आराम से सारी चीज़ें आ गई हैं। ये वाली चीज़ ना डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करती है, ट्रिम वाली, बिकॉज वहाँ पे जब भी डेटा आता है ना तो बहुत सारे स्पेसेस आ जाते हैं। कहीं से भी आप डेटा कॉपी करके लेकर आते हो तब भी बहुत सारे स्पेसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रिम फॉर्मूला बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। तो वहाँ पे आप ट्रिम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूलाज, जो कि काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी आपका पावर क्वेरी में भी आता है, पावर बीआई में भी आता है। तो ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मान लो यहाँ पे जो नेम है वहाँ पे ना कभी कोई लेटर आ रहा है, कभी कोई लेटर आ रहा है, कोई स्मॉल है, कोई कैपिटल है। आपको सारे के सारे कैपिटल करने हैं, तो आप सिंपली अपर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टैप करेंगे। क्या देना है? टेक्स्ट। मैंने बोला ना, सिंटेक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम याद करना पड़ेगा फॉर्मूला का। आपने दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखो सब कुछ कैपिटल लेटर्स में आ गया है। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछी जाती है कि आपको सारे लेटर्स को कैपिटल में करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? आप अपर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कि जहाँ आपको सारी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में बनानी है तो आप लोअर, उसका उल्टा, अपर का उल्टा क्या होता है? लोअर होता है। तो आपने लोअर लिया एंड यहाँ पे टेक्स्ट दिया और एंटर किया, तो यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स लोअर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज ना इंटरव्यू बेस्ड हैं, जहाँ बेसिक्स तो चाहिए ही चाहिए होता है, वहाँ पर ये पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, एक हो गया अपर जिसमें सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में आ गए, और एक हो गया लोअर जहाँ पे सारे के सारे लेटर्स स्मॉल में आ गए। नाउ मूव टू द सेंटेंस केस। सेंटेंस केस उसको बोलते हैं जहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल चाहिए होता है। जैसे आरव का ए बड़ा हो, मेहता का एम बड़ा हो, तो ऐसे केस के लिए आप डायरेक्टली प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, आपको अपना टेक्स्ट देना और एंटर कर सकते हैं, तो आपके ये सभी फॉर्मूलाज लग जाएंगे एंड एकदम करेक्ट वे से आपके सभी नाम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नेहा के बाद जायसवाल में एस भी बड़ा था, लेकिन यहाँ छोटा हो चुका है, तो अपने आप नाम को ठीक कर देता है। ये 3 लेटर्स वाली चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा काम आती है, तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अपर, लोअर एंड प्रॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला को मैंने यहाँ पे रख दिया बिकॉज टेक्स्ट से रिलेटेड मैं बोल रही थी, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिलेटेड जो है वो डेट से है। मैं डेट के थ्रू आपको इसको समझाना चाहती हूँ, तो इसलिए जब मैं आपको डेट एंड टाइम फार्मूलाज कराऊंगी, विच इज़ द नेक्स्ट हमारा होने वाला है डेट एंड टाइम फार्मूला, तब मैं आपको ये कराऊंगी। हम डेट एंड टाइम करेंगे, उसके बाद हम नंबर करेंगे, उसके बाद हम नंबर के लिए हमें सेल्फ रेफरेंसिंग आना ज़रूरी हो जाएगा। तो देखते हैं, नंबर करेंगे, सेल्फ रेफरेंसिंग करें एंड उसके बाद बेसिक्स हम लोग कर चुके हैं, देन हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। चलें, हम लोगों ने यहाँ पे अपने टेक्स्ट फार्मूलाज को कंप्लीट कर लिया है जहाँ तक है। ओके फाइन, हमारे पास एक फार्मूला बचा हुआ है विच इज़ यूनिक। यूनिक में मैंने अभी आपको समझाया कि डुप्लीकेट्स, मान लो इस पूरे स्टूडेंट नेम में काफ़ी सारे नेम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं और हमें जानना है कि यूनिक नेम कितने हैं, तो हम यहाँ से यूनिक फार्मूला लगाएंगे। कुछ भी नहीं है, यूनिक किया, ये हमसे एरे मांग रहा है। एरे मतलब क्या, किस में से हमें यूनिक चेक करना है, हमने ये दे दिया है, हमने एंटर कर दिया है, सिर्फ इतने ही नाम हैं, बाकी तो सब रिपीट हो रहा है, इसलिए इतना बड़ा लिस्ट बना हुआ है। ये चीज़ आपके वहाँ बहुत काम आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपको पार्टी नेम्स जानने हैं कि मेरी टोटल पार्टीज़ कितनी हैं। अब ट्रांजैक्शन वाली लिस्ट में देखेंगे तो एक कस्टमर तो बार बार भी आ सकता है, उसने तो बार बार भी खरीदा होगा, लेकिन कस्टमर तो एक ही है ना वो। आपको अगर वो जानना है तो आप यूनिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका यूनिक आ जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, वो रेंज देनी होती है जहाँ से आप वो यूनिक निकालना चाहते हो। ये भी एक तरीका होता है कि अगर हमें डुप्लीकेट्स हटाकर अलग से अलग किसी और जगह पे जानना होता है कि हमारे पास कितने यूनिक नंबर्स हैं, कितने यूनिक वैल्यूज़ हैं, कितने नंबर यूनिक टेक्स्ट हैं, तो हम डायरेक्टली इसे जान सकते हैं। तो यहाँ आई विश लाइक, हाँ, हम लोगों ने टेक्स्ट फार्मूलाज कंप्लीट कर लिए हैं एंड चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास फार्मूलाज आते हैं डेट एंड टाइम फार्मूलाज। तो बहुत ही आसानी से शुरू करेंगे, ठीक है, एंड बहुत ही बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं। मतलब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं है सच, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आज जो डेट है वो 1/06 एंड 2025 है जब मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये 01 क्या है, ये आपकी डेट है, 06 क्या है, ये आपका मंथ है, एंड 2025 क्या है, ये आपका ईयर है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? हो सकता था ये आपका मंथ हो एंड ये आपकी डेट हो,
है ना? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना 6th ऑफ जनवरी 2025 हो। डेट का तो कुछ भी फॉर्मेट लिखा जा सकता है, आपने डेट फॉर्मेट में भी ये बात सीखी है। तो चलिए, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि अलग-अलग तरीके के फॉर्मेट गिवन रहते हैं, हमें नहीं पता होता, तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम जैसे टेक्स्ट फार्मूला सीख के आए हो, बिल्कुल वैसा ही है, बस एक्सट्रैक्शन करनी है। तो आप यहाँ डेट फार्मूला लगाएँगे, डे निकालना है ना, सॉरी डे निकालना है ना, तो डे फार्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, यहाँ पे इस सीरियल नंबर मतलब डेट देंगे और एंटर कर देंगे, तो इसमें से डेट आएगा। मैं यहाँ पे डे लिख देती हूँ, ये मेरा फॉल्ट था, एंड जस्ट डबल टैप इट, तो आपके पास आ गया 17, 29, 14, 30, 21, ये आपका डेट है। ठीक है, मंथ निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, मंथ कर लो, टैब कर लो, सिंपल है, जो चीज़ निकालनी है वो आपका फॉर्मूला लगेगा, एंटर कर दो एंड जस्ट डबल टैप इट, तो आपके पास मंथ आ जाएंगे। देन कम्स टू द ईयर, तो ईयर के लिए भी ईयर करो, टैप करो, इजी है इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, तो यहाँ ईयर आ जाएगा। अब इसी का ही उल्टा सिचुएशन हो, ये तो डेट में से आपने ये डे मंथ ईयर निकाला है, लेकिन कहीं पे मान लो कोई डेटा है आपके पास जहाँ डे मंथ ईयर गिवन है और आपको डेट बनानी है, तो बहुत सिंपल है, डेट फॉर्मूला लगाओ, टैब करो, ईयर क्या है इसमें से, ये ईयर है, कॉमा। देखिए सिंटेक्स की सुनते जाओ, सारे काम हो जाएंगे। फिर मंथ पूछ रहा है, मंथ ये है, चलो मंथ मैं इस बार इसको बना देती हूँ, एंड लेकिन हर बार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम मंथ इसी को ही रखेंगे, एंड डे हमने ये रखा है, एंटर कर दो, तो देखो आपके पास ये डेट्स आ चुके हैं। ये बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे 30th लिखा है तो यहाँ पे भी 30th है, 25th है, ये 25th है, एकदम एक्यूरेट डेट आई है। तो चाहे आपको डेट के अंदर से डे एक्सट्रैक्ट करना हो, मंथ एक्सट्रैक्ट करना हो, ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो, तो आप डे फॉर्मूला, मंथ फॉर्मूला, ईयर फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर अगर इन तीनों एक्सट्रैक्शन से मतलब अगर मान लीजिए ये अलग अलग गिवन है तो आपको डेट लिखनी है, तो आप डायरेक्टली डेट भी लिख सकते हैं डेट फॉर्मूला लगाकर। चलें हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिस तरीके से आपने डेट का सीखा, बिल्कुल डिट्टो वही है, आर, मिनट और सेकेंड एंड टाइम डिट्टो वही है। तो चलें जल्दी से आर निकालते हैं। अगर मुझे इसमें से आर जानना है, मैंने सीरियल नंबर दिया, एंटर किया, तो उसने बोला 9th आर है। मिनट जानना है तो मिनट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, टैप करेंगे और हमने ये टाइम दिया और एंटर करेंगे, तो ये आपका मिनट आ जाएगा, दैट इज़ योर मिनट। एंड ठीक वैसे ही अगर सेकंड जानना है तो सेकंड किया, टैप किया, सीरियल नंबर दिया, एंटर किया, तो ये आपकी सेकंड्स आ गई हैं। सेकंड्स इस तरीके से आई हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत ही मिनिमल उसमें लिखा हुआ था ना। टाइम के लिए अगर हमें करना है तो टाइम के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है, टैप करो, आर बताओ से ये आर है, फिर मिनट बताओ से ये मिनट है, और ये सेकंड बताओ से और एंटर कर दो, तो ये बिल्कुल वैसा ही लिखकर आ जाएगा, एंड जस्ट डबल टैप इट। अभी के लिए आपके पास ये फॉर्मेट में आया है, अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो बहुत सिंपल है कि आप यहाँ जाएंगे होम टैब में और उसके बाद एक्सटेंशन पे जाके कस्टम पे जाकर यहाँ पर इसे चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ योर HH कॉलन MM कॉलन SS, एंड आप उसे ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपके उसी तरीके से आंसर आ जाएंगे। ये शायद आपका फॉर्मेट करेक्ट नहीं था, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट करेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसे SS के फॉर्मेट में करना था, तो आप यहाँ पे इसे SS के फॉर्मेट में कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो ये अब आपका करेक्ट आना चाहिए था, बट ये करेक्ट नहीं आया है। आई डोंट थिंक कि ये करेक्ट है, तो हम लोग इसे इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। एंड which is your SSSS 4 लेटर्स में अगर हमने करा, ओके ये 4 लेटर्स में हुआ नहीं SS, एंड हमने ओके किया तो भी ये इतना ही आ रहा है। ओके फाइन, हम इसे जर्नल रख लेते हैं, तो जर्नल में ये ठीक है इसी तरीके से, या फिर अगर हम इसे टाइम के फॉर्मेट में रखते हैं तो नहीं, ये करेक्ट नहीं आएगा, हम इसे जर्नल ही रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आगे ये ना पूरा राउंड ऑफ हो रखा है, इस वजह से आई गेस ये आया है, बट चलिए नेक्स्ट टाइम हम इसे चेक कर लेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, हमने आर निकाल लिया, मिनट निकाला, सेकंड निकाला, टाइम निकाला। मुझे सेकंड में अभी भी ठीक नहीं लग रहा है किस तरीके से हम इसे करें। करेंसी तो मैंने गलत कर दिया है, विच इज़ 1.08 सेकेंड, तो 1.08 सेकेंड नहीं होना चाहिए था। एंड यहाँ पे भी जर्नल फॉर्मेट है, हम दोबारा से एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एंड इक्वल्स टू सेकेंड टैप, गलती हमसे ही हुई है, हमने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे सेकंड्स आ चुके हैं, डबल टैप करो एंड ये आ चुका है, एकदम एक्यूरेट आपके आंसर्स आ चुके हैं। अब आप इसे जर्नल कर सकते हैं, एकदम ठीक आंसर आए हैं, एकदम ठीक तरीके से हम लोगों ने कर लिया है, आर, मिनट, सेकेंड। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूलाज विच इज़ टुडे एंड नाउ। टुडे का मतलब क्या है, आज, मतलब आज की डेट, एंड नाउ का मतलब क्या है, आज का टाइम। तो ये हम शॉर्टकट की से भी मैं बताऊंगी और फॉर्मूला से भी बताऊंगी। फॉर्मूला का इस्तेमाल हम फॉर्मूला के अंदर कर पाते हैं, तो जैसे मान लो
कहीं कुछ ट्रैकर लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो आज का डेट चाहिए आपको, तो टुडे फॉर्मूला लगाओ और टुडे फॉर्मूला लगाने के बाद टैब करो। तो ये क्या कह रहा है, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो। जो सिंटेक्स कहता है हमें सिर्फ वही करना होता है, तो बस पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, कुछ लिखना नहीं होता है, एंटर कर दो, तो आज की डेट आ जाएगी। टाइम निकालना है तो उसी तरीके से नाउ करो, टैब करो। ये भी कह रहा है कुछ मत करो कि सिंटेक्स ऑफ कर दो, तो मतलब पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, तो सिंटेक्स कुछ है ही नहीं, तो हमने ऐसे ही करना है। तो ये डेट के साथ आपका टाइम भी आ जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की मैं बता देती हूँ, कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करते हो तो डेट आ जाता है, एंड कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करते हो तो आपके पास टाइम आ जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या हुआ, कंट्रोल कॉलन, एंड इसका शॉर्टकट की क्या हुआ, कंट्रोल सेमी कॉलन। ठीक है, ये इनका शॉर्टकट की होता है। सेमी कॉलन को प्रेस करने के लिए हमें शिफ्ट चाहिए होता है, बस इसीलिए वो हमें शिफ्ट भी लगाना पड़ता है। नाउ कम टू द सीक्वेंस फार्मूला। सीक्वेंस फार्मूला हम टेक्स्ट में कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नहीं, नंबर में कर सकते थे। सीक्वेंस क्या है, हम सीक्वेंस लिख सकते हैं, मान लो इक्वल्स टू सीक्वेंस टैब, सॉरी सर्च कर दिया मैंने, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। सीक्वेंस लो, टैब करो ना, कितना रोज चाहिए, मान लो मुझे 5 रोज चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, मान लो 2 कॉलम चाहिए। स्टार्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट हमारा 1 से हो जाए, बस स्टेप क्या है, एक एक स्टेप बढ़ता जाए, एंटर। तो देखो ये इसने इस तरीके से एक एक स्टेप बढ़ता जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जो लिखवाना चाहते हो आप इससे लिखवा सकते हो। नॉर्मल लिखवाना है, नॉर्मल भी लिखवा सकते हो। इक्वल्स टू सीक्वेंस टैब, उसके बाद रोज़ कितना चाहिए, 10 चाहिए, बस आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 तक इसने पूरा का पूरा लिख कर दे दिया है। जब आपको सिंपल सीरीज़ लिखवानी हो तो डायरेक्टली इस तरीके से सीरीज़ लिखवा सकते हो। चलो एक और लिख के देख लेते हैं। सीक्वेंस के लिए आपको जैसा सीक्वेंस लिखवाना होता है ना, आप वैसा लिखवा सकते हो। इक्वल्स टू सीक्वेंस, एक सेकेंड, मैं हमेशा ना SE लिख के उसको कर देती हूँ टैब। रोज़ कितनी चाहिए, 5 चाहिए, कॉलम कितनी चाहिए, 4 चाहिए, मतलब 4 चाहिए, मान लो 5 कॉलम चाहिए, मतलब 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, एक बिंगो जैसे खेलते हैं ना, तो वैसा बनता है, वैसा चाहिए। स्टेप 1 से शुरू हो और 2 इंक्रीज हो एंड एंटर। तो देखो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 एंड ++2 होते हुए यहाँ पे आ गए। तो जो भी आप बनवाना चाहते हो आप सीक्वेंस फार्मूला से डायरेक्टली बनवा सकते हो। ये हमारे सीरीज लिखने के लिए काफ़ी काम आता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूलाज विच इज़ डेज एंड डेज 360 which is like one of the most important। अगर if you are a beginner तो you should know about these formulas। Ds क्या करते हैं, Ds क्या है, डे क्या है, एक सिंगल डे, डे क्या है, एक सिंगल डे। तो डेट के अंदर से जब डे जानना होता है तो डे फॉर्मूला लगाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द डेज एस लग गया है, दैट मीन्स आप 2 डेट के बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हो कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो चलें अब हम निकालते हैं डेज। डेज लेंगे, टैप करेंगे, ये क्या कह रहा है, एंड डेट। बस आपको सिंटेक्स को फॉलो करना है। एंड डेट क्या है, लास्ट डेट, कॉमा, स्टार्ट डेट क्या है, ये है, एंटर, बस आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आ गया आंसर। क्या किया आपने, डेज मतलब 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस, 2 डेट के बीच में कितने डेज आते हैं वो जानने के लिए आप डेज लगाते हो। इसमें सिंटेक्स क्या था, एंड डेट दे दो, स्टार्ट डेट दे दो। देखो डेट के जितने भी फॉर्मूलाज आप सीखोगे ना उसके अंदर एंड डेट, स्टार्ट डेट इस तरीके से आएंगे। अभी तो हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं, बिगनर लेवल पे कर रहे हैं, तो मैं आगे वाले फॉर्मूलाज नहीं कराऊंगी। इसके लिए पार्ट 2 का वेट करें। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जहाँ मैं एडवांस फॉर्मूलाज भर भर के कराऊँ, मतलब डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज में भी जब मैंने लिस्ट बनाई ना तो अप्रॉक्सीमेटली 120 फॉर्मूलाज की बनी थी, तो उसमें से मुझे हैंड पिक करने पड़े 50 फॉर्मूलाज, सो दैट मैं आपको बिगनर लेवल का करा सकूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवांस लेवल का भी कराऊं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट होता है तब तो डेफिनेटली आप कहेंगे ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए जहां मैं डिटेल में एडवांस फॉर्मूलाज की बात करूं, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। चले, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट, बट मुझे आपकी एक्साइटमेंट जाननी है। चले, डेज में हमने 2 का जाना, 2 डेट्स के बीच के डिफरेंस को जाना। नाउ लेट्स कम टू द डेज 360। डेज 360 हम करेंगे। डेज 360 क्या कहता है, डेज 360 का भी देखो एंड, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बात वही है। इसमें स्टार्ट डेट पहले देना है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सिंटेक्स को फॉलो करो, स्टार्ट डेट फिर एंड डेट, एंटर कर दो, बस ठीक है। एंड हियर वी गो। नाउ डेज क्या कहता है, डेज में मैं आपको दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस बता देती हूँ। जो इसके अंदर डिफरेंस है कि दोनों ही तो दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, फिर आंसर अलग क्यों आया और बात क्या अलग है, तो चलें वो समझते हैं एक बार के लिए। देखिए व्हेन इट कम्स टू डेज, तो 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस तो निकालेगा, लेकिन ईयर में डेज कितने काउंट करेगा, 365। तो वहां पर अगर मान लो जनवरी से मार्च के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी के 28 ले लेगा और मार्च के ये फिर से 31 ले लेगा और आपको आंसर उस अकॉर्डिंग देगा। बट व्हेन इट कम्स टू द डेज 360,
तो 360 जैसे आपकी आप जब आप क्वेश्चंस करते होंगे मैथ्स के करते होंगे ना डेट से रिलेटेड, तो उसमें भी आ जाता है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि यूज़ 360, कि पूरे ईयर में डेज आप कितना समझ लो 360, तो उसमें ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो 360 डिवाइडेड बाई 12 30। मतलब अगर आप जैन से मार्च का डिफरेंस निकालोगे तो उसको ये नहीं है कि जैन में 31 है तो वो 30 लेगा, उसको ये नहीं है फेब्रवरी में 28 है वो 30 लेगा, उसको ये नहीं है मार्च में 31 है वो 30 लेगा, और आपको 90 आंसर दे देगा। ये फ़र्क होता है। तो ठीक वैसे ही ये फ़र्क ही आपको यहाँ पर डेट और टाइम में नज़र आया होगा, जहाँ पर आपने ये सीखा कि देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में विच इज़ 3-4, मतलब अप्रैल का डेट है, ये किसका डेट है, अप्रैल का डेट है, ठीक है, 3rd ऑफ अप्रैल, ये आपका 18th ऑफ जून। तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं। तो ये इसने ये 31 को कंसिडर किया ही नहीं, मई के 31 को कंसिडर नहीं किया, इसलिए 1 डे कम आया। ये देखो मई से जुलाई, जुलाई तो वही मई के उसको 31 को कंसिडर नहीं किया, जून टू अगस्त कंसिडर नहीं किया है। अब भी कहीं ड्रास्टिक चेंज है क्या, यहाँ पे देखो 12 है, इसका भी 31 डेज, तो इसका भी 1 डे काउंट नहीं किया, जनवरी में 31 डेज होता है, उसका भी 1 काउंट नहीं किया, तो इसलिए 2 दिन का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है कि वो हर मंथ में 30 काउंट करके चलता है। अगर आप डेज 360 लेके, कहीं कहीं होती है ना कैलकुलेशन, आप इजी बनाने के लिए 360, सामने वाला भी कह देता है 360 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसे केस में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, डेज 360 का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज वो जो कंसिडर करके चलता है वो ये कंसिडर करके चलता है कि आपके हर मंथ के अंदर 30 डेज है और उस अकॉर्डिंग आपको 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल के देता है। सो दिस इज योर डेज एंड डेज 360। अभी के लिए और कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला हमारा रह गया था विच इज़ टेक्स्ट फॉर्मूला, जिसके अंदर हम डेट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम डेफिनेटली उसको निकालेंगे। देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करते हैं, आपको फॉर्मेट तो समझ आता है ना, फॉर्मेट क्या होता है, अगर नहीं आता है तो जनरली मैं आपको जल्दी से एक फॉर्मेट समझाती हूँ एंड उसके बाद हम ये फॉर्मूला करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला के अंदर फॉर्मेट आता है डेट का फॉर्मेट। तो डेट आज क्या है 106 एंड 2025, डेज को ये क्या है, डेट है, डेट ये मंथ, जल्दी से समझेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट को डी से डिनोट करते हैं, मंथ को एम से डिनोट करते हैं, ईयर को वाई से डिनोट करते हैं। जब भी हमें कोई नंबर वाली डेट लिखनी होती है, जैसे लाइक 01/06/2025, अगर लिखना होता है नंबर वाली डेट, तो हम 2 टाइम्स लिखते हैं, मतलब 2 टाइम्स आप डी लिख दो, 2 टाइम्स आप लिख दो, है ना। ईयर हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, छोटा आ जाएगा। जब भी हम ये लिखना चाहते हैं, जैसे 01, फिर हम लिखना चाहते हैं जून JUN 2025, तो ये 2025 तो चलो कंप्लीट ही रहेगा, या तो 25 आएगा या 2025 आएगा, 3 में तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डे, तो डे आपके क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमेशा आप देखोगे जब ये शॉर्ट में लिखे जाते हैं तो MONTUE WEDTHUSAT, तो हमेशा 3 लेटर्स आते हैं। अगर आप मंथ्स का देखोगे तो मंथ्स कैसे लिखे जाते हैं, आपके लिखे जाते हैं JANFEBMAR, 3 लेटर्स लिखे जाते हैं, तो इसमें भी हमेशा 3 लेटर्स लिखे जाते हैं। तो अगर आपको उस फॉर्मेट में चाहिए तो आपको 3 टाइम्स लिखना पड़ता है, लाइक 3 टाइम्स D, 4 3 टाइम्स M, लेकिन Y तो 4 टाइम्स ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट होता है। कोई चीज़ कंप्लीट लिखनी है, लाइक मंडे की स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी है, मंथ्स का स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है, तो आप उसको 4 टाइम्स लिखते हो, ठीक है, 4 टाइम्स लिखते हो। मैं आपको अलग अलग तरीके से ये टेक्स्ट फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। देखिए अब आप टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है, वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट टैब, किसको कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, कॉमा, फॉर्मेट लिखना है, खुद से लिखना है, चाहे डी लिखो, चाहे डी लिखो, चाहे वाई लिखो, कुछ भी लिखो। टेक्स्ट लिख रहे हो, टेक्स्ट को किसके अंदर लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, तो जस्ट ऑन योर डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब आपको किसका चाहिए, चलो डे का निकाल लेते हैं। तो डे को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी, तो डे मुझे तो डे की तरह ही आएगा, 05 आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं टेक्स्ट फॉर्मूला दोबारा लगाती हूँ, मैंने ये लिया सेल, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 3 टाइम्स डी लिखा, तो देखो ये मुझे 3 टाइम्स लिख के देगा, TUE। वही चीज़ अगर मैं 4 टाइम्स लिखूंगी, वो डिपेंड करता है ना मुझे चाहिए क्या है, उस अकॉर्डिंग आप लगा के दे सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 4 टाइम्स डी लिख दो, तो देखो ये आपको ला के दे देगा। तो ये रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज़ को 2 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। क्यों लिखना है भाई, वो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ऐसे काम करता है। मंथ के लिए जानना है, चलो जी टेक्स्ट टैब, वैल्यू देंगे, कॉमा करेंगे, इक्वल्स टू M, एक सेकेंड, M
फैब आ गया। यही चीज़ अगर कंप्लीटली करना होता तो टेक्स्ट किया, टैब किया, हमने वैल्यू दी, कॉमा किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एम 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 4 टाइम्स लिया। 4 टाइम्स का मतलब है कंप्लीट स्पेलिंग आना, तो कंप्लीट स्पेलिंग आ गया, वरना GUN आता। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, मैं अब यहाँ पे डेज ही निकाल के दे देती हूँ आपको, तो 4 टाइम्स आप लिखें तो कंप्लीट आ जाएगा आपका। एंड इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मेट नहीं आएगा तो आपको ये करने में दिक्कत आएगी। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, बिल्कुल नहीं करना ये वाली चीज़ कि हमने 2 टाइम्स लिख लेना है, हमने 3 टाइम्स लिख लेना है। बड़ा बेकार लगता है, बड़ा वो लगता है, फिर उसको याद करते रहो, फिर जब नेक्स्ट अलग सा कोई डेटा आ गया, हमसे काम ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने पहले रट्टा मारा था। तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप मुझे अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमने यहाँ पे डेट एंड टाइम वाले फॉर्मूलाज़ जितने भी हो सकते थे बिगिनर लेवल पे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि बिगिनर लेवल का है और बहुत सारे फॉर्मूलाज़ हैं। मैंने लिस्ट 120 फॉर्मूलाज़ की बनाई थी। अभी के लिए आपके सामने 51 ही प्रेजेंट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज इट्स फॉर द बिगनर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एडवांस की भी बात करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए विद एडवांस फॉर्मूलाज़। एंड कुछ फॉर्मूलाज़ भी आप कोट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला तो मैम ज़रूर कराना, तो आप मुझे बता सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपना डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया। ऑल्दो मुझे नेक्स्ट जो कराना था आपको नंबर ही कराना था, नंबर वाले फॉर्मूलाज कराने थे, लेकिन अभी नंबर वाले फॉर्मूलाज करने से पहले वी नीड टू लर्न अबाउट द सेल रेफरेंसिंग और उसका मतलब क्या है। अगर ये नहीं समझा ना तो हमारे आगे की फॉर्मूलाज करने में हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलें एक बार के लिए अपने बेसिक रिवाइज करेंगे एंड सेल रेफरेंसिंग को बहुत डिटेल में करेंगे। बिकॉज अगर आपका सेल रेफरेंसिंग स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये समझो कि आप खुद से फॉर्मूला बना नहीं पाओगे। सेल रेफरेंसिंग में आप कोई रट्टा नहीं लगा सकते। आपने लगा भी लिया, कुछ कुछ फॉर्मूलाज में आपने लगा लिया कि देखो वहाँ पे ना हम ये कर देते हैं, वहाँ पे वो कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा देर तक मतलब कोई अलग सा डेटा खत्म कहानी। अब ये अलग सा डेटा कैसे सॉल्व करें, कैसे फॉर्मूला लगाएं, नहीं समझ आएगा। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेल रेफरेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ बात की थी कि फॉर्मूलाज के अंदर क्या क्या आता है। एक आते हैं नंबर्स आते हैं आपके, ठीक है, उसके बाद आपके टेक्स्ट आ सकती हैं। टेक्स्ट कैरेक्टर में एक साथ ही लिख लेती हूँ। एंड उसके बाद सेल्स आते हैं, मतलब हम सेल्स का रेफरेंस देते हैं ना, A1, B1, C1, कुछ भी, या तो हम डायरेक्टली नंबर लिख रहे हैं या हम डायरेक्टली टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर हम सेल्स लिख रहे हैं। यही 3 चीज़ तो अभी तक आप देखते हुए आए हो कि आप फॉर्मूलाज के अंदर ये 3 चीज़ लिख रहे हो। तो हमेशा याद रखो, नंबर हमेशा फिक्स होता है। फिक्स होता है का मतलब आप नंबर को कैसे भी ड्रैग करो, फॉर्मूला में नंबर लिखा है, ड्रैग करो, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। आपने देखा था कि हम जब सम भी कर रहे थे, 189 सम आया था, तो आपने ड्रैग किया तो वो नंबर सेम ही रहा। तो नंबर हमेशा फिक्स रहता है। व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टर, ये भी फिक्स रहता है। जो लिख दिया खुद से वो थोड़ी ना चेंज होगा, तो ये भी फिक्स रहता है। लेकिन सेल्स जो है वो कीप चेंजिंग वाला है। जैसे ड्रैग किया वैसे चेंज होता रहेगा, जैसे ड्रैग किया वैसे चेंज होता रहेगा। तो मान लो ये दोनों तो फिक्स हैं, अगर इसमें कभी फिक्स करने की सिचुएशन आई, फिर क्या करेंगे? ये सेल्स को कैसे फिक्स किया जाता है, यही सीखने को हम सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। बिकॉज आपने देखा नंबर फिक्स होता है, टेक्स्ट फिक्स होता है, लेकिन सेल्स ऐसा है जो रैपिडली चेंज होता है। जैसे कि आपने ड्रैग किया वो चेंज हो जाएगा। तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है, वो चीज़ हम किस में सीखते हैं? वो सेल रेफरेंसिंग में सीखते हैं। अब आपको ये समझ आए कि ये सीखना क्यों ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊँगी कि कहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट आप ये समझें कि वो काम कैसे किया जाता है। अभी मैं डायरेक्टली पूरा काम समझाने बैठ गई, तो आपको लगेगा क्यों समझ रहे हैं? तो ऐसी कोई सिचुएशंस देखते हैं, देन हम उसके बाद इसको डिटेल में करेंगे, मतलब थियरी को डिटेल में करेंगे। तो चलें एक सिचुएशन देखते हैं। हमारे पास जो रेफ़रेंसिंग होती है ना सब, अच्छा चलो एक चीज़ मैं आपको यहीं बता देती हूँ। हमारे पास 3 टाइप का रेफरेंस होता है, 3 टाइप का। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव, द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड। मैं एक बार इनका मतलब भी बता देती हूँ। रिलेटिव, अच्छा हम सेल रेफरेंसिंग में किसकी बात करें?
क्या हम नंबर्स की बात कर रहे हैं? द आंसर इज नो। क्या हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? द आंसर इज नो। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेल्स की बात कर रहे हैं। तो सेल के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, जब कुछ भी फिक्स करना ही नहीं है, जब सब कुछ कीप चेंजिंग हो, केसी हो, तो रिलेटिव रेफरेंस है। एब्सोल्यूट, जब सब कुछ फिक्स करना हो, तो वो एब्सोल्यूट है कि एब्सोल्यूटली फिक्स करना है, सब कुछ फिक्स करना है। और मिक्स्ड ना, इन दोनों का मिक्सचर होता है 1+2 का, कि रिलेटिव प्लस में एब्सोल्यूट। एक कह रहा है कुछ नहीं करना, एक कह रहा है सब कुछ करना है, तो क्या होगा? आधा कर लेते हैं, तो आधा फिक्स होता है। मैम ये क्या करा रहे हो आप? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करें। बस ये बात और समझ ली ना आपने, 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव, द अदर वन इज एब्सोल्यूट एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड। रिलेटिव समझ आया, एब्सोल्यूट समझ आया एंड मिक्स्ड समझ आया। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जहाँ पे हम रिलेटिव से शुरू करेंगे। रिलेटिव का मतलब क्या है समझेंगे। देखिए, वही आपके पास एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, या सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के हाँ आपके पास मार्क्स हैं, आपको टोटल करना है। टोटल कैसे किया जाता है? ऑटो सम का मुझे आंसर बताओ। ऑल्ट इक्वल टू, तो ऑल्ट इक्वल टू आपने प्रेस किया, सम का फॉर्मूला लग गया। सम का फॉर्मूला क्या लग रहा है? C2 to F2, एंड ये आपका लग गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया? जस्ट मुझे, ऑल्दो मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ पता है, बट फिर भी समझो, बिकॉज यहाँ का समझाने का मतलब होगा मैं आगे का उसमें स्टोरी बना पाऊंगी। तो यहाँ पे हमने क्या, हमें क्या चाहिए था? C2 to F2। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? C3 to F3। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? C4 to F4। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? मान लो C10 पे पहुंच गए तो F10। फिर अगर मान लो C20 पे पहुंच गए तो F20। मान लो CN पे पहुंच गए तो FN। तो बेसिकली जब हम ड्रैग कर रहे हैं, तो हमारे जो ये नंबर, हमारे जो ये सेल्स हैं, वो चेंज होने चाहिए। दोनों सेल चेंज हो रहे हैं ना, देखो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है ना, C3 C4 C10 पूरा चेंज हो रहा है, और हमें चेंज करके चाहिए। तो मतलब अभी हमें इसमें कुछ, तो अभी हमें इसमें कुछ फिक्स करने का नीड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कुछ करने की नीड नहीं है। देखो, C2 to F2, C3 F3, C4 F4, ड्रैग करने से चेंज हो रहा है। सेल्स का तो नेचर ही होता है कि वो चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा रेफरेंस हुआ जहां हमने कुछ भी फिक्स नहीं किया? दैट इज योर सेल रेफरेंसिंग। क्या हुआ? सॉरी, दैट इज योर रिलेटिव रेफरेंस। आई एम सो सॉरी, दैट इज योर रिलेटिव रेफरेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहां पे हम एब्सोल्यूट सीखेंगे, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी मैं टोटल के लिए तो आपको पता ही है कि ऑल्ट इक्वल टू, तो मैंने ऑल्ट इक्वल टू कर लिया। ये बस प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दिया कि बार बार एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू हैव टू कंप्यूट द परसेंटेज। अब परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, सबसे पहले तो वो सीखो। अभी देखो, मान लो 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ 4 स्टूडेंट्स बनाती हूँ। ठीक है, सेम क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इसका जो टोटल बना है, 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके पास, या 5 सब्जेक्ट्स हैं इनके पास, 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, आपको जो बाद में एग्जाम्पल कराऊंगी वो अलग है, तो इसको ध्यान से समझो। 5 सब्जेक्ट्स इनके, इसने जब अपने सभी मार्क्स का टोटल किया, सभी मार्क्स का टोटल किया, मतलब 5 सब्जेक्ट्स है ना, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल किया, तो उसका टोटल आ रहा है 300। इसने किया तो 350, इसने किया तो 250, और इसने किया तो इसका जो आंसर आया वो आया 400। ठीक है, अब ना A B C एंड D परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकलता है परसेंटेज? कैसे निकलता है? सिंपल सी चीज है, आप परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगाते हो। क्या लगाते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स अलॉटेड इंटू 100। क्योंकि इंटू 100 हम किस लिए करते हैं? परसेंटेज के लिए। अगर इंटू 100 नहीं करेंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मुझे परसेंटेज निकालना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? टोटल मार्क्स कितना है? एक सेकेंड, टोटल मार्क्स कितना है? 5 सब्जेक्ट्स का है, 100 मार्क्स का एक ईच होता है, तो 500 टोटल हो गया। तो आप क्या करोगे? 300 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, यही होगा। आपने इसको इससे कर दिया, यहाँ 20 कर दिया, और ये कितने मार्क्स आ गए? 60% आ गया। ये 350 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो कैसा हुआ?
ये बैठ गया यहाँ पर 70% बैठेगा, ठीक है, 70%। फिर आपने इसका निकाला 250 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो ये बैठ गया 50%। और यहाँ पे निकाला 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो ये आपका बैठ गया यहाँ पर 80%। तो आपने क्या किया, एक चीज कॉमन देखो, ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड ए के मार्क्स लगे और नीचे उसके क्या आया, 500 आया। यहाँ पे ऊपर किसके मार्क्स लगे, बी के मार्क्स लगे, नीचे क्या आया, 500 आया। यहाँ पे सी के ऊपर मार्क्स लिखे, नीचे क्या आया, 500 आया। यहाँ पे डी के मार्क्स लिखे, नीचे क्या आया, 500 आया। तो सभी में ही 500 आ रहा है, सभी में ही सेम आ रहा है। तो या तो मेरे पास ऑप्शन है, जो चीज फिक्स रहती है, क्योंकि 500 तो फिक्स रह रहा है, या तो मैं 500 को क्या लिखूंगी, एज अ नंबर, क्योंकि एज अ नंबर लिखा जाएगा, क्योंकि ड्रैग करने पे वो चेंज ही नहीं होगा। तो 500 को एज अ नंबर रख दूं, क्योंकि सभी के में 500 है। लेकिन मान लो अगर मुझे सेल रखना हुआ, तो मैं नंबर नहीं लिख सकती, मुझे कोई सेल चूज करके ही नीचे रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, तो अगर मैं उसको ड्रैग करती हूँ तो वो तो कीप चेंजिंग में चला जाएगा, वो तो गलत आंसर आएगा। नहीं समझ आया, चलो करके देखते हैं एक बार के लिए। सेल रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ पे परसेंटेज, मैं एक काम करती हूँ, ये कॉपी करती हूँ एंड एक साइड में भी रखती हूँ, ताकि मैं करेक्ट वाला भी आपको बता सकूँ, ठीक है। चले, यहाँ इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन 189, क्योंकि वही टोटल है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500 कर लिया और जस्ट डबल टैप इट। मैंने कहा था ना ये पॉइंट्स में आएगा, तो आप इसको यहाँ से परसेंटेज में कर सकते हो। तो ये सारी परसेंटेज आ गई, बहुत आसान था। क्या किया, G37, ऑब्वियसली टोटल आपका G37 है, तो मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, 537। देखो 500, अच्छा मैंने 500 कर दिया, मुझे 400 करना चाहिए था, माय बैड। तो मुझे यहाँ पे 400 करना था, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल टैप करेंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, G37 डिवाइडेड बाय 400। यहाँ हमें क्या चाहिए, G38 डिवाइडेड बाय 400। यहाँ हमें क्या चाहिए, G40 डिवाइडेड बाय 400, है ना। तो क्या वो आ रहा है, लेट मी चेक। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो G37 डिवाइडेड बाय 400, ये G38 डिवाइडेड बाय 400। क्यों, क्योंकि आपने नीचे 400 लिखा है, 400 इज अ नंबर, तो वो फिक्स रहेगा। ड्रैग करने पे सेल चेंज हो रहा है, सेल तो चेंज हो रहा है, बराबर चेंज हो रहा है, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47 सारे चेंज हो रहे हैं। सेल ड्रैग करने पे चेंज हो रहा है, और 400 लिखने से वो चेंज नहीं हो रहा। बट व्हाट इफ कि मुझे यहाँ पर कोई सेल का नंबर, सेल का नाम ही नीचे लिखना था, मैं नंबर नहीं लिख सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे Alt-HMC मैंने कर दिया, यहाँ मैं लिख देती हूँ टोटल, एक सेकेंड दीजिए मुझे, टोटल मार्क्स अलॉटेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया 400। अब मैं कह रही हूँ कि नीचे 400 नहीं लिखना, मुझे ये सेल लेना है, ये वाला सेल। तो अगर मान लो आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल्स टू आपने G37 लिया डिवाइडेड बाय 400 कर दिया, विच इज योर I35, एंड उसके बाद आपने एंटर कर दिया, तो करेक्ट है, 47% ही है। मैं इसको नीचे तक कर लेती हूँ, एक सेकेंड रुके, हमने इसको सिलेक्शन कर लेना है और उसको भी परसेंटेज में कर लेना है। कह तो रहे हो मैम एकदम एक्यूरेट तो आया, एक बार डबल टैप करो, क्या इतना परसेंट आ सकता है, क्या ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट नहीं है, देखो बहुत आसान है समझने की, बहुत मतलब आसानी से ये समझ लो, ये I35 है। I35 तो देखो I35 है, I35 हर किसी के नीचे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो I37 के नीचे, क्योंकि सबके नीचे ही तो 400 चाहिए, तो देखो यहाँ पर ये आपके पास I37 है, जिसके नीचे I35 चाहिए। ये आपका I38 है, जिसके नीचे I35 चाहिए। ये आपका I39 है, जिसके नीचे I35 चाहिए। लेकिन I35 इज द सेल, और ड्रैग करने से वो तो चेंज होगा। तो उसने क्या किया, देखो G37, ओके ये G37 है, ओके हाँ G37, सॉरी आगे की तरफ G37 आएगा, G37 डिवाइडेड बाय I35, करेक्ट। G38 तो ठीक है, ड्रैग होना चाहिए, बट ये I36 में तो ये परसेंटेज लिखा है, इसलिए वैल्यू का एरर है, क्योंकि उसने तो नीचे वाले सेल को भी तो ड्रैग किया।
हमें जो सेल ड्रैग कराने थे, देखो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, मेरे लिखने में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा-सा मुझे फ़ॉर्मूला का ध्यान देना चाहिए था, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। देखिए, यहाँ फर्स्ट हमारा क्या आया, G37 डिवाइडेड बाय I35, यहाँ G38 डिवाइडेड बाय I36 आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या 35, ये भी एक सेल है जो कि ड्रैग करने पे चेंज होगा। तो ऐसे केस में हम इसे फिक्स कैसे करते हैं? इसे फिक्स करने के लिए, कोई भी चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोगों को उसमें डॉलर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? डॉलर लगाना पड़ता है। डॉलर का साइन फिक्स करना है तो आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। कैसा साइन होना होगा आपका? आपका इस तरीके का साइन होगा, ठीक है? इस तरीके का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये लगेगा किससे? F4 से लगेगा। कुछ कुछ कीज़ में, कुछ कुछ लैपटॉप में ये फंक्शन के साथ काम करेगा, मतलब फंक्शन F4 एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली F4 से करना पड़ेगा। खुद से शिफ्ट F4 करके मत लगाना, F4 प्रेस करना, ऑटोमेटिकली आपको मतलब शिफ्ट 4 कर रहे हो कभी डॉलर लगाने के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है, F4 से आप उसे फिक्स कर सकते हो। तो फिक्स करने के लिए भी तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिक्स करेंगे, हम एब्सोल्यूट फिक्स करेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ आएगा किस तरीके से हम एब्सोल्यूट फिक्स करते हैं। तो मैं एक बार के लिए इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ इक्वल्स टू G37 डिवाइडेड बाय, हमें फिक्स किसको करना है? G37 को करना है क्या? नहीं, वो तो चेंज होना चाहिए, G38 G39 वो तो होना ही चाहिए, ये 400 वाला फिक्स होना चाहिए। अब मैंने 400 को सेलेक्ट कर लिया, मतलब उस सेल को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली F4 प्रेस कर दिया, तो देखो अपने आप आई के आगे और अपने आप 35 के आगे एक डॉलर का साइन आ गया है, आ गया है ना? बस फिर एंटर कर दो एंड जस्ट डबल टैप इट। करेक्ट आंसर आ गया आपके? आप बताएं, देखें आप, लेट मी जस्ट रिमूव इट फर्स्ट। आ गए कि नहीं आ गए? अब तो करेक्ट आंसर आए हैं, मैच कर सकते हो आप। तो क्या किया आपने यहाँ पर I35 जब सेलेक्ट किया उसके बाद उनके आगे डॉलर का साइन लगा दिया सो दैट वो फिक्स रहें। अब वो फिक्स है, हर किसी के नीचे I35 है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई फिक्स करना होता है तो आप डॉलर का साइन लगाते हैं। मैं फिक्स के मामले में आपको एक दो चीज़ें और समझा देती हूँ कि डॉलर का साइन आपका F4 से लगता है, दैट्स करेक्ट। जैसे ही सेल का नाम क्या है? I35, तो अगर आप I को भी फिक्स कर रहे हो और 35 को भी फिक्स कर रहे हो, मतलब सेल के दोनों नाम में कॉलम भी फिक्स हो रहा है और रो भी फिक्स हो रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर रहे हैं, जहाँ पे कॉलम और रो दोनों फिक्स हो रहा है। जिसको फिक्स करते हैं उसके आगे डॉलर लगता है। अगर मैंने $35 लगाया, दैट मीन्स मेरा कॉलम विच इज I इज नॉट फिक्स्ड एंड 35th रो मेरी फिक्स्ड है। अब इसका मतलब क्या है वो हम आगे नेक्स्ट उसमें समझेंगे, जहां पर हम लोग मिक्स्ड रेफरेंसिंग करेंगे। मैंने बोला था ना आधा आधा कर दो, दैट इज योर आधा आधा। यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर आपने दोनों को फिक्स किया है, और कॉलम इज फिक्स्ड, योर रो इज फिक्स्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहां पर हम लोग मिक्स्ड रेफरेंसिंग के बारे में सीखेंगे। देखो किसी को भी डाउट है ना तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती हूँ एक्सप्लेन करने में, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव रहता है कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। तो यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू काम नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हम यहाँ सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम करेंगे, टैब करेंगे एंड हमने ये चूज़ कर लिया, एंटर किया है, तो यहाँ पर हमारे आंसर्स आ गए। परसेंटेज कैसे निकलता है? परसेंटेज के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड करना है तो कर लो, वरना अब आपको पता है कि नंबर से भी कर सकते हैं। तो हमने ये लिया, उसके बाद G81 को लिया, डिवाइडेड बाय 400 किया, एंटर किया एंड जस्ट डबल टैप इट, एंड इसको लेकर हम लोग परसेंटेज का फॉर्मेट लगा सकते हैं। इसको भी लेकर हम परसेंटेज का फॉर्मेट लगा सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो परसेंटेज निकालने का फंडामेंटल आप समझ गए, फंडामेंटल अगर समझ गए, फंडा समझ गए, उसका फॉर्मूला समझ गए हो, तब आपको कभी भी कुछ भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मुझे क्या करना है, देखो बाकी तो एग्जाम्पल एकदम सेम है, वही हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस के एग्जाम सॉरी मार्क्स हैं, टोटल आपने निकाला हुआ है, परसेंटेज की बात है। अब मुझे ये बाकी का आगे का काम करना है, ये आगे क्या करना है ये समझते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जैसे आरव मेहता का टोटल जो है वो 189 है, तो 189 के अंदर भी हिंदी का परसेंटेज कितना है, मान लो इंग्लिश का परसेंटेज कितना है, मैथ्स का परसेंटेज कितना है, साइंस का परसेंटेज कितना है 189 के अंदर, तो टोटल मार्क्स कितना अलॉटेड हुआ?
टोटल मार्क्स अलॉटेड इस बार नीचे की तरफ क्या आएगा, 189 आएगा, 400 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि टोटल मार्क्स तो 189 है। अब मुझे हिंदी का जानना है तो नीचे ऊपर मैं 40 रख लूंगी, अगर मुझे इंग्लिश का रखना है तो 38/189 रख लेंगे, अगर मुझे मैथ्स का जानना है तो 34/189 रख लेंगे, और अगर मुझे साइंस का जानना है तो 77/189 रख लेंगे। जैसे ही आप ये फंडा क्लियर करोगे ना कि आपको चाहिए क्या है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाना बहुत आसान समझोगे। लेकिन अगर आपको फंडा ही क्लियर नहीं, आपको यही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, तो आप आसानी से फॉर्मूला नहीं लगा पाते हो। अभी आपको पता है कि मुझे 40/189 चाहिए, 38/189 चाहिए, तो यहाँ से आपने एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की कि मुझे नीचे हमेशा 189 चाहिए। तो मुझे नीचे 189 चाहने का मतलब है कि मुझे ये सेल जो है, जो मैं नीचे की तरफ लिखूंगा, इसे मुझे फिक्स करना होगा, और अभी मैं फिक्स करना सीख के आया हूँ। तो चले अभी हम इसे फिक्स करके देखते हैं। तो आप इक्वल्स टू, सबसे पहले ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड आता है, तो आपने इस मार्क्स को ले लिया। इस मार्क्स को तो हमें फिक्स करना नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज होगा ना, क्योंकि कभी 40 आ रहा है, फिर 38 आ रहा है, कभी 34 आ रहा है, कभी 77 आ रहा है, तो इसे तो चेंज करना नहीं, डिवाइडेड बाय, फिर इसको रखना है। एक सेकेंड, ये मैंने ना ये लिखा हुआ था ना, तो ये हुआ, मुझको ये डिलीट करना पड़ेगा अभी। वो हाँ, देखो आपको सबसे ऊपर क्या लेना है, हिंदी के मार्क्स लिए, डिवाइडेड बाय 189 लिया, और अब आप सीख के आए हो कि भाई इसे फिक्स करना चाहिए, तो आपने इस कंप्लीटली को फिक्स कर दिया, G81 को आपने फिक्स कर दिया और एंटर कर दिया। ओ भाई, करेक्ट आंसर। और फिर आपने ये ड्रैग कर दिया, बल्ले बल्ले हो गई है, सारे आंसर्स आ गए, और फिर आपने ये ड्रैग कर दिया है, सारे आंसर्स आ गए हैं, आपने एक चीज़ सीख के सब कुछ कर लिया है ना। कितनी अच्छी बात है। बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मैम ऐसे कैसे सही नहीं है, अभी तो आप सिखा रहे हो फिर कहते हो गलत है। देखो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ना इस सेल का नाम जान लो, विच इज़ योर G81, ठीक है, G81। नाउ अब एक बात बताओ, और ये क्या है, C81, D81, E81 और F81, ठीक है। मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे हिंदी के लिए क्या चाहिए, C81 डिवाइडेड बाय G81, ठीक है। फिर क्या चाहिए, D81 डिवाइडेड बाय G81, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, E81 डिवाइडेड बाय G81, ठीक है। फिर मुझे चाहिए F81 डिवाइडेड बाय G81। तो ये तो एकदम एक्यूरेट है, चलो जी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, C81 डिवाइडेड बाय G81, ये देखो D81 डिवाइडेड बाय G81, E81 डिवाइडेड बाय G81 एंड F81 डिवाइडेड बाय G81। मैम करेक्ट तो है, ये गलती का है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मेरा क्या आना चाहिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो विच इज़ योर 82, तो यहाँ क्या आना चाहिए, C82 डिवाइडेड बाय G82 आना चाहिए ना 251 से, 189 से थोड़ा ना करेगा, 251 से करेगा वो। यहाँ पे क्या आना चाहिए, D82 डिवाइडेड बाय G82, E82 डिवाइडेड बाय G82, F82 डिवाइडेड बाय G82। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि ऊपर जो नंबर है, मान लो CN है, तो नीचे GN नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर जो नंबर आएगा नीचे भी वही नंबर आना चाहिए, है ना। अगर आप मान लो यहाँ पे हो, ये आपका 89 है, तो 89 पे आप ये थोड़ी ना करोगे C89 डिवाइडेड बाय G82, तब आप करोगे G89, C89 D89 डिवाइडेड बाय G89, E89 डिवाइडेड बाय G89। तो बेसिकली नीचे का जो नंबर है उसमें भी नंबर, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, है ना। अभी आप देखो फॉर्मूला में, देखो क्या मिस्टेक है, यहाँ पे देखो सेकंड आप देख रहे हो, C82 डिवाइडेड बाय G81, ये कोई बात नहीं है। 81 से क्यों डिवाइड करेंगे, 82 से डिवाइड करेंगे। प्रिया शर्मा के मार्क्स को प्रिया शर्मा के मार्क्स से ही करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, C91 डिवाइडेड बाय G81, ये कोई बात हुई है, ये तो गलत है। तो इसीलिए ये चीज़ ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें हम फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे। हमें क्या करना है, आप इस सब में एक चीज़ देखो, ऊपर की चीज़ें तो चेंज हो रही है, C82, D82, E82, F82, उस पर तो कोई कंसर्न है ही नहीं कि ऊपर का चेंज नहीं हो रहा। बात आती है नीचे वाले की। नीचे वाले में अगर देखें G, इसमें भी G81, G82, G89, G इज़ फिक्स्ड, बट हमारा नंबर चेंज हो रहा है। तो हमें अब जो क्या डॉलर लगाना है वो इस तरीके से लगाना है कि हमारा G तो फिक्स हो जाए, लेकिन हमारा नंबर फिक्स ना हो। और मैंने आपको क्या सिखाया था, जिसके आगे डॉलर होता है वो फिक्स होता है। तो मैं अभी जो डॉलर लगाऊंगी उसके अंदर मैं कैसे लिखूंगी, अगर मेरे पास यहाँ पर G81 है तो मुझे डॉलर यहाँ लगाना चाहिए 81 के आगे या G के आगे,
हमें जी के आगे लगाना चाहिए, जिसके आगे डॉलर होता है वो फिक्स होता है। तो चले अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनली हमारा फॉर्मूला लगाने का टाइम आ गया है। हम इसे डिलीट करेंगे, यहाँ दोबारा से लगाएंगे इक्वल्स टू, हम क्या लेंगे, यहाँ पे टोटल लिया डिवाइडेड बाय, सॉरी टोटल ये वाला नहीं लेना था, 40 डिवाइडेड बाय, हमने ये लिया इसको, लेकिन F4 या तो F4 को ये ना याद कर लेते हैं कुछ लोग, 2 टाइम्स प्रेस करना है, 3 टाइम प्रेस करना है। यहाँ पे होता क्या है, आप F4 को प्रेस करते रहो जब तक आपका रिजल्टेड आंसर नहीं आता, डिजायर्ड आंसर नहीं आता। मेरा डिजायर्ड आंसर क्या है कि जी के आगे डॉलर है। मैं ये बिल्कुल नहीं जानती, मुझे अभी भी नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा कि जी के आगे आ जाए। ठीक है, तो आपने बस रिजल्टेड सोचना है। अब मैं एक बार प्रेस किया, दोनों पे आया, एक बार प्रेस किया 81 के आगे आया, 81 के आगे चाहिए क्या, नहीं, एक बार और प्रेस किया, 3 टाइम्स प्रेस किया है मैंने और ये जी के आगे आ गया, एंटर कर दिया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ऐसे मैं इसे ड्रैग करती हूँ। ड्रैग करने पे देखो एक बारी यहाँ पे 21 G81 CD81 E81 डिवाइडेड बाय G81 एंड ये आ गया। ठीक है, अब मैं जस्ट डबल टैप इट, आ गया। अब मान लो मैं कहीं पे भी प्रेस कर रही हूँ तो D92 डिवाइडेड बाय G92, देखो मैं कहीं पे भी प्रेस करूँ, C97 डिवाइडेड बाय G97, दैट मीन्स नाउ योर आंसर्स आर करेक्ट। अब कोई आंसर्स में दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हर जगह ना डॉट लग गई है, क्योंकि मैं आपको यही शीट प्रोवाइड कराऊंगी, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट सो दैट आपको ये चीज़ समझ रहे। चलो मैं रिव्यू टैब में जाके यहाँ से, ठीक है, तो ये एकदम एक्यूरेट हो गया। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से। एक बार के लिए हम इसे सेव कर लेते हैं सो दैट हमें ये दिक्कत ना दे, क्योंकि ऑटो सेव आई डोंट नो क्यों बंद हो गया है, उसको बाद में फिगर आउट करेंगे। ठीक है, चले, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में आपने क्या सीखा, आपने पूरे को फिक्स नहीं किया था, आपने क्या किया था, जी जो था आपका ये G81 को एज इट इज रहने, G81 में से G को फिक्स किया, 81 को फिक्स नहीं किया, मतलब आधा फिक्स किया आधा नहीं किया। आधे का मतलब क्या है, या तो कॉलम फिक्स कर लो या रो फिक्स कर लो। जब पूरा करते हैं तो क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। जब आपका कुछ भी फिक्स नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं। और जब आधा आधा करते हैं तो हम उसको मिक्स्ड बोलते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलें अब हम अपने करेंगे नंबर फॉर्मूलाज। कम टू द नंबर फॉर्मूलाज, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आते हैं राउंड ऑफ वाले फार्मूलाज। राउंड ऑफ क्या होता है बेसिकली, अगर एक सेकेंड देखा जाए तो जब भी आपको मतलब कोई डेसिमल नंबर्स लिखे हैं और उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अभी जैसे आप देख सकते हो ये जो नंबर है, डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं 670822, बट आपको इतना नंबर नहीं चाहिए तो आपको उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल राउंडिंग ऑफ बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेती हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 23.479, ये नंबर लिखा। तो हमें 2 तक करना है ना, जहाँ तक करना है हमें, जितने डेसिमल नंबर्स का करना होता है वहाँ तक हम रुक जाते हैं। हमें 2 का करना है तो दैट इज़ 1 एंड 2, हम यहाँ पे रुक गए 7 पे। 7 से नेक्स्ट नंबर देखो, क्या वो 1 मतलब क्या वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम या 5 के इक्वल है। ठीक है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर देगा, अभी वो 23.48 बना देगा। लेकिन अगर वो 5 से नीचे है, अगर मैं बोलती 23.473 है तो मतलब 2 नंबर के बाद 3 है, 3 इज़ लेस देन 5, तो ये नंबर 23.47 ही रहता। लेकिन अगर यहाँ पे 8 कर देती हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 23.48 बन जाएगा। मतलब जैसे ये 5 से ऊपर हुआ तो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ योर राउंड ऑफ। ठीक है,
आपको नॉर्मल समझाया, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला में समझाएंगे। तो नॉर्मल राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, नंबर देंगे, नंबर ये मांग रहा है, उसके बाद नंबर डिजिट्स, मतलब कितने डिजिट तक हम लोगों को उसको राउंड ऑफ करना है। तो जर्नली हम 2 डिजिट तक करते हैं, तो हम 2 डिजिट्स ले लेते हैं, पैरेंथेसिस ऑफ करते हैं, एंटर करते हैं, और ये हमारा देखो 670, 0 इज लेस देन 5 तो उसको 7 ही रहने दिया। नेक्स्ट देखो 532, 2 इज लेस देन 5 तो उसको 3 रहने दिया। 135 तो 5 इज इक्वल्स टू 5 ऑब्वियसली, तो हमने उसको नेक्स्ट नंबर बना दिया, 14 हो गया। नाउ 6, 376 ना, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 तो इसने नेक्स्ट नंबर को 8 बना दिया, 38। 431, 1 इज लेस देन 5 तो ये 43 रहा, 5 तो 6 बन जाएगा। 9, थर्ड नंबर क्या है, 9 है, तो विच इज़ ग्रेटर देन 5 तो नेक्स्ट नंबर 7 बन जाएगा। तो इस तरीके से राउंड ऑफ होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द राउंड अप एंड राउंड डाउन, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। जनरली राउंड ऑफ इस तरीके से होता है जो हमने किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप करते हो हमेशा राउंड अप करना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेक्स्ट 0 है क्या, वो फिर भी उसको चेंज करेगा। देखो करके देखो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसको। तो नंबर दिया, कॉमा, कितना डिजिट तक करना है, 2 तक करना है, और देखो 6 7 5 3, देखो 4 इज लेस देन 5 येट, सॉरी 2 इज लेस देन 5 येट उसने इसको 5 3 रहने दिया। ओके, हमने राउंड अप लगाया, राउंड डाउन लगाया, हमने राउंड लगा दिया है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। इक्वल्स टू राउंड अप, एक सेकेंड, टैब, नंबर, कॉमा 2, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर, तो ये आ गया, एंड डबल टैप। देखो 0 इज लेस देन 5, राइट, स्टिल उसने 6 8 कर दिया। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर इज दिस, 2 इज लेस देन 5 येट उसने उसको 5 4 कर दिया। 5 इज इक्वल्स टू 5 तो उसने 1 4 कर दिया। एंड देखो 1 इज लेस देन 5 स्टिल उसने 4 4 कर दिया। तो कंडीशन कुछ भी हो वो हमेशा अप में ही करेगा। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो राउंड अप लगाओ। एंड सिमिलरली कंडीशन कुछ भी हो, इफ़ यू वांट इट राउंड डाउन, कि वो, एक सेकेंड, मैं लिखने में क्यों मिस्टेक कर रही हूँ, तो आपको हमेशा वो राउंड डाउन मतलब सेम नंबर ला के देगा। और तो क्या है, डाउन में कोई ऐसा थोड़ी ना नंबर कम हो जाता है, बट सेम रहता है। 6 7 का 6 7 रहेगा, 5 3 रहेगा, 1 3 रहेगा, 3 7 रहेगा, देख रहे हो, 8 5 रहेगा, 5 है इक्वल है लेकिन स्टिल 8 5 रहा है। 1 6 9 है, नेक्स्ट नंबर 1 7 होना चाहिए था, स्टिल 1 6 रहा है। तो वो जो नंबर है एज इट इज़ रहेगा, राउंड डाउन का होता वही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा राउंड अप एंड राउंड डाउन। देखो मैंने ना यहाँ कोई ऐसे काउंट नहीं लगाया फॉर्मूलाज़ का कि जहाँ आप काउंट करते रहो और साइड में देखते रहो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, बिकॉज मैं उस तरीके से भी नहीं पढ़ा रही हूँ। ये वीडियो हो सकता था अगर उस तरीके से पढ़ाई जाए कि सिर्फ आपको फॉर्मूलाज़ ऐसे बता दिए जाएँ, तो ऐसे केस में ये 30 मिनट में कंप्लीट की जा सकती थी, मैक्स 50 फार्मूलाज है ना, 60 मिनट्स में कंप्लीट की जा सकती थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं करा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ कोई काउंट नहीं लगाया। बट ट्रस्ट मी, वो सारे के सारे फार्मूलाज हैं, आप काउंट कर सकते हो खुद से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमें यहाँ रैंक निकालनी है। क्या निकालना है? रैंक निकालनी है कि मतलब क्या रैंक आया है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, कौन थर्ड आया। ठीक है, तो हम यहाँ रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू रैंक, यहाँ नीचे की तरफ रैंक होता है तो नीचे आ जाना, टैब करना। कह रहे नंबर, मतलब नंबर क्या है, इसको चेक करना है तो हमें इसको चेक करना है, कॉमा। कह रहे रेफरेंस, मतलब किस में से चेक करना है, इसमें से चेक करना है। एंड फिर कॉमा करके हमें कौन सा ऑर्डर लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर लेना है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना है। पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, तो इसने हमें आंसर ला के दे दिया, ये थर्ड नंबर पे है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ 4, बहुत बार सारे बच्चे 4 पे हैं, 61 65 66 66 सारी 4th पोजीशन पे आएंगे, तो आंसर इज़ रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है? देखो बहुत आसान है, रैंक निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, डी स्टूडेंट है और ई स्टूडेंट है। ये 5 स्टूडेंट मैंने लिए हैं। इनका जो परसेंटेज है वो 50 40 45 55 एंड 65। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। पाथ फॉलो करेंगे कि कैसे हम लोग ये पता लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ फर्स्ट कौन आया है इनमें से, तो आप कहोगे ई आया है। फिर मैं कहूँगी सेकंड कौन आया है, फिर आप कहोगे डी आया है। फिर मैं आपको कहूँगी थर्ड कौन आया है, फिर आप कहोगे ए आया है। मैं आपको कहूँगी फोर्थ कौन आया है, फिर आप कहोगे सी आया है। और फिर मैं आपको कहूँगी फिफ्थ कौन आया है,
फिर आप कहोगे बी आया। तो ये कैसे पता किया? सबसे पहले आपने इस नंबर को चेक किया कि इस बंदे का नंबर कितना है। तो सबसे पहले ई का नंबर चेक करो, हर किसी के लिए। सबसे पहले ई का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, बाकी का मैकेनिज्म आगे समझेंगे। ई के लिए हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि ई के नंबर कितने आए हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ क्या चेक करी, बाकी सबके कितने नंबर आए हैं। मुझे चेक तो सबको करना पड़ेगा, क्या मैं इसको ही देखकर जज कर सकती हूँ ये फर्स्ट आया है या सेकंड आया है? क्योंकि इसको देखकर तो मैं जज नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुझे क्या पता बाकी किसी का 90 आया हुआ हो। तो मुझे इन सब को चेक करना पड़ेगा, इन सब को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एवरीवन, मैं लिख लेती हूँ एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद मैंने जज करके बता दिया कि ये फर्स्ट आया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड, डी के लिए सोचेंगे, ठीक है। डी के लिए सबसे पहले मेरे को डी का नंबर चेक करना पड़ेगा, तो डी का नंबर चेक किया, ठीक है। फिर मुझे सिर्फ डी के बाद वाले मतलब सी बी ए को चेक करने की ज़रूरत है या ई को भी चेक करने की ज़रूरत है? चेक तो मुझे सबको करना पड़ेगा ना, तो एवरीवन। चाहे मैं अब सी के लिए करूं तो सी को चेक करने के बाद एवरीवन। तो बेसिकली सभी को चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है जो हो गया उसको छोड़ दें हम। और हमारे फॉर्मूला में गलती यही थी, इसीलिए हमारा फॉर्मूला नहीं आके दिया, गलत आके दिया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, H21, हाँ भाई मुझे उसका परसेंटेज चेक करना है। उसके बाद H21 to 40, मतलब H21 से लेके H40 तक उसने सबको चेक किया और फिर आपको रैंक दे दी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, H22, हाँ भाई H22 चेक करना है। और उसके बाद H22 से लेकर 41 तक कर लिया। क्या भाई ऊपर वाले को चेक नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे? नहीं, उसको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो एक बात बताओ, चाहे मैं चेक इसका करूँ जी किसका, H30 का करूं, चाहे मैं H34 का चेक करूं, मैं किसी का भी चेक करूं, लेकिन मुझे चेक तो सभी में से ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये चीज़ तो हमेशा फिक्स रहने वाली है कि मुझे सब में से चेक करना है। तो इसीलिए हमें इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ रैंक लगाएंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, नंबर देंगे, कॉमा करेंगे। देखो परसेंटेज तो हर किसी के लिए चेंज होती रहेगी, तो हम इसे फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन जो रेफरेंस है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमने ये रेफरेंस को लिया, सभी को सभी इसी में से ही चेक करना है। तो F4 एक बार प्रेस कर दो, सब में अपने आप लग जाएगा, कॉमा। फिर असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग मतलब क्या, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, ऐसा नहीं, हम असेंडिंग ऑर्डर लेंगे एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, अब आपकी करेक्ट यहाँ पे आ गई होगी एंड यहाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लेना चाहिए था, तो हम यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्या है जिसका 81% आया है, सेकंड क्या है 75% आया है, एंड थर्ड क्या है जिसका 73% आया है। अब एकदम एक्यूरेट है, देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, ये रिपीट हो रहे हैं, 8th रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का मतलब भी है क्योंकि 66% है। लो मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज कर देती हूँ एंड ये रिपीट होना भी बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते हो डायरेक्टली सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैंक निकालते हैं। बस हमने ध्यान देना होता है कौन सी चीज़ हमें फिक्स करनी है हमें। इसीलिए इसी फॉर्मूला की वजह से मैंने आपको सेल रेफरेंसिंग पहले कराया था कि यहाँ पर आपको समझ आया कि कौन सी चीज़ हमें ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ सभी के लिए सेम है। जो सभी के लिए सेम है उसे फिक्स कर लो, F4 एक बार प्रेस कर लो, सारा को सारा फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना रैंक फॉर्मूला। अब 3 फॉर्मूलाज और आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। द फर्स्ट वन इज़ रैंड, द अदर वन इज़ रैंड बिटवीन एंड द अदर वन इज़ रैंड एरे। इसका इस्तेमाल कब होता है? रैंड का मतलब यहाँ पे है रैंडम। अगर आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए, मैं आपको तीनों के बारे में एक बार बता देती हूँ। अगर आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए 0 से 1 के बीच में, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप रैंड फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको कोई रेंज देनी है, मतलब आप कहते हो मुझे तो 100 से 200 के बीच में कोई रैंडम नंबर चाहिए, तो आप रैंड बिटवीन लगाओगे। और रैंड एरे मतलब आपने तो पूरा एक एरे चाहिए, दैट मीन्स पूरा एक डेटा बनाना है जिसके अंदर रेंज भी देनी है कि भाई इस नंबर से इस नंबर तक चाहिए, तो आप रैंड एरे लगाओगे। मैं सभी में बताऊंगी। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जब भी आप अपने लिए प्रैक्टिस के लिए कोई डेटा बनाने वाले हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, अपने लिए वैल्यूज़ निकाल लो। तो सबसे पहले मैं आपको रैंडम नंबर रैंड लगा के बताती हूँ। तो रैंडम नंबर क्या आपको देता है? 0 से 1 के बीच में। रैंड किया, टैब किया। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ फॉर्मूला का सुनो, सिंटेक्स क्या कह रहा है कुछ मत करो, बस पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो। तो इसने 0 से
1 के बीच का नंबर दे दिया है। एक बात मैं बता देती हूँ, जितने भी रैंड फार्मूलाज होते हैं वो कुछ भी टाइप करने से, कुछ भी काम करने से बार बार चेंज होते रहते हैं। तो इसे ठीक कैसे किया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ इसे कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या करता है, कोई रेंज लेने के लिए हमें हेल्प करता है। रैंड बिटवीन लिया, टैब किया, कह रहा है बॉटम मतलब नीचे। अगर मुझे मार्क्स का ही लिखना है तो मैं 20 से लेके 100 तक लिखवा सकती हूँ, ताकि कुछ बच्चे फेल भी दिखा दूँ मैं। तो बॉटम एंड हाई लिखना होता है, तो 81 आ गया। अब आप इसे ड्रैग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास रैंडम नंबर आएगा, लेकिन आप कुछ भी करोगे तो ये चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, इतने आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको कैसे फिक्स करते हैं, लास्ट में मैं बता दूंगी। मान लो अब आपको यहाँ पर जब इतना पढ़ाया है तो कुछ अच्छा सा ही एग्जाम्पल देना बनता है ना। मैं इन नंबर्स को डिलीट कर देती हूँ और मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं जो डेटा बनाती हूँ आपको देती हूँ, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे 20 स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, 20 स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, मतलब 20 रोज़ चाहिए, और 1 2 3 4 कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ रैंड एरे लगाऊंगी, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। रोज़ कितनी चाहिए, 20 चाहिए, कॉमा। कॉलम कितनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस 4 चाहिए, तो 4, कॉमा। मिनिमम नंबर कितना, 20। मैक्सिमम, क्योंकि मार्क्स लिख रही हूँ ना, मैक्सिमम 100 कर लो। अब ये पूछ रहा है फॉल्स और ट्रू। ये इन चीज़ों में कभी भी रटना नहीं है, इनका मतलब समझना है। इसको पढ़ के करो, मुझे भी कभी याद नहीं रहता कि मुझे ट्रू और फॉल्स करना है, मैं हमेशा पढ़ के करती हूँ। फॉल्स कह रहा है डेसिमल। क्या आपको डेसिमल में भी चाहिए? मार्क्स कभी डेसिमल में आते हैं? नहीं, हमें कंप्लीट चाहिए, तो हम ट्रू लिख सकते हैं। इंटीजर करेंगे, टैब करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे नंबर आ चुके हैं। लेकिन बात ये है कि ये चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको ये बताऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको इसको फिक्स करना भी सिखाऊंगी। क्या किया था हमने, रैंड एरे लगाया था, टैब किया था, कितनी रोज़ चाहिए, 20 रोज़ चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस 4 रोज़ चाहिए, तो 4 किया, कॉमा। मिनिमम मार्क्स 20, मैक्सिमम मार्क्स 95 भी ले सकते हो। इंटीजर डेसिमल में चाहिए क्या, चलो डेसिमल में लेके बताती हूँ हम, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो देखो सारे नंबर डेसिमल में आए। क्या डेसिमल में चाहिए? नहीं चाहिए। अब हटाओ, एक लास्ट टाइम और लगा के बताती हूँ। रैंड एरे डेसिमल करोगे तो डेसिमल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपको उसी तरीके से करना है। मैंने आपसे बातें करते करते ये ट्रू कर देना है इंटीजर कि हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमने फॉर्मूला लगा दिया और ये आ गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ इसको फिक्स कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर रही हूँ तो सारा चेंज हो रहा है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आप क्या करो, इस एरिया को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करो। ठीक है, वहीं की वहीं जहाँ कंट्रोल सी किया ना, कहीं कहीं सेल नहीं ले जाना, वहीं की वहीं इसे पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। ये प्रेस करने के बाद वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब देखो मैं इसे चेंज कर रही हूँ, तो देखो ऊपर के नंबर चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा। देखो मैं कुछ भी लिख रही हूँ, नहीं हो रहा चेंज। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। ये थे आपके नंबर फार्मूलाज, जहाँ पर आपने राउंड वाले फार्मूला सीखे, रैंक सीखा, परसेंटेज में आपको पहले सिखा चुकी हूँ, रैंड और रैंड बिटवीन एंड रैंड एरे सीखा। नंबर फार्मूलाज और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमने हैंड पिक किए हैं, जो मेन फार्मूलाज हैं, वो आपके पास ये आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे लॉजिकल फार्मूलाज की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लॉजिकल फार्मूलाज, देखो बेसिक हम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये वाला ड्रॉप करते हैं। लॉजिकल फार्मूलाज, ठीक है, तो लॉजिकल फार्मूलाज क्या है, लॉजिक चाहिए। लॉजिक क्या चाहिए, देखो मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ और फिर फार्मूलाज को कंप्लीटली समझाऊंगी, और इसे बहुत 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 डिटेल में करेंगे, बिकॉज अब थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले फार्मूलाज आ गए हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, वही आपके पास मार्क्स हैं, यही टोटल है, यही परसेंटेज है। अब आपको स्टेटस देना है। स्टेटस मतलब क्या, कि कोई भी पर्सन पास है या फेल है, ये बताना है। तो चलें अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास वही 4 to 5 स्टूडेंट्स अगर मैं लेके चलती हूँ, एंड हाँ वी नीड टू चार्ज माई लैपटॉप, आई नीड टू चार्ज माई लैपटॉप 29%, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट कनेक्ट माई चार्जर। देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। मेरी ड्राइंग को इग्नोर कर दीजिएगा,
ठीक है, बात को समझिएगा, बात को इग्नोर नहीं करना। नाउ अभी इनका परसेंटेज आ गया है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 65% है एंड यहाँ पे 85% है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 75 से नीचे वालों को मैं फेल करार करूँगी एंड उससे ऊपर वालों को पास करूँगी, तो ये क्या हो गया? 75% की मैंने आपको कहा है कि 75% आए तो ही पास हो, वरना फेल मैं कह दूंगी। तो ये बंदा क्या होगा? ये फेल होगा। ये क्या होगा? ये फेल होगा। ये क्या होगा? ये फेल होगा। और ये पास होगा। सिर्फ एक बंदा पास होगा। तो मतलब कि अब पाथ फॉलो करो। आपने क्या किया? अगर मुझे ए के लिए कोई डिसीजन लेना है कि वो पास या फेल है, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी कि ए के मार्क्स कितने आए। दैट मीन्स हम इसको टेस्ट करेंगे कि उसके मार्क्स कितने आए। द सेकेंड थिंग, हम कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि 75% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये बात सच होती तो ये बंदा क्या हो जाता? पास हो जाता। अदरवाइज क्या हो गया? फेल हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया? मार्क्स को चेक किया। किसी भी पर्सन के मार्क्स को चेक किया। क्या चेक किया? क्या वो 75% से ज़्यादा है? यही चेक किया ना? क्या चेक किया कि क्या आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है वो 75% से ज़्यादा है। तो आपने लॉजिकल टेस्ट, मैं क्या बोलूँगी इसको? लॉजिकल टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिक लगा के टेस्ट किया है कि मान लो A1 में कोई A1 सेल के अंदर आपके मार्क्स लिखे हैं, क्या वो ग्रेटर देन 75% है। अगर ये बात सच हो गई तो जो सेल में नंबर लिखा है वो 75% से सच हो गया तो बताओ, सच हो गया तो पास है। और अगर ये बात झूठ हो गई तो कि नहीं है ज़्यादा, तो वो फेल है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इसका मतलब आपको इफ फॉर्मूला आ गया है। इफ फॉर्मूला क्या कहता है? इफ फॉर्मूला का सिंटेक्स होता है, इफ का वो होता है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब अगर मुझे सेम फॉर्मूला यहाँ पे उस सिचुएशन के लिए लिखना होता तो क्या लिखती मैं? इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है? मान लो A1 सेल का चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 75% है या नहीं, ये चेक किया। वैल्यू ऑफ ट्रू, वो पास हो मतलब अगर ये बात सच हो जाती है तो वो क्या होएगा? पास होएगा। पास। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको बहुत ही इनिशियल में बताया था कि जब भी आप फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट लिखते हो, नंबर लिखते हो तो आप डायरेक्टली लिख लेते हो, लेकिन टेक्स्ट लिखते हो तो किसके अंदर लिखना होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमास में। इसीलिए हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं रट्टा मार लेते हैं कि यहाँ पे ना डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, तो इस तरीके से नहीं। जब भी टेक्स्ट लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। अब कभी भी कोई भी फॉर्मूला बनाओ, आपको पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आएगा? वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर ये बात झूठ हो जाती है तो वो क्या होएगा? फेल होएगा। लेकिन फेल को लिखना किसके अंदर है? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। एंड ये आपका फॉर्मूला बन गया। आसान था, सिंपल सी चीज़ है। जो चीज़ चेक करनी है वो लिखो। ये जो चेक करना है ये बात सच होती है तो क्या आएगा, और अगर ये बात झूठ होती है तो क्या आएगा। ठीक है, चलें अब हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। एंड मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से समझ आ गया, नहीं? अच्छा चलें, यहाँ पर बात ये है कि अगर किसी भी पर्सन के 33 तो ज़्यादा हो जाएगा, 50% से कम हुआ ना तो वो फेल है। हम ये लेके चल रहे हैं। तो हम लगाएंगे इफ टैब, क्या लॉजिकल टेस्ट है? इसको चेक कराना है, एच को चेक, परसेंटेज को चेक कराना है ना। क्या चेक कराना है? कि वो ग्रेटर देन 50% है या नहीं, कॉमा अगर वो है तो, अगर ये बात सच है तो कि इसमें जो सेल में लिखा है वो ग्रेटर देन 50% है, तो आप पास लिख देना, वरना आप क्या लिख देना? फेल लिख देना। वैल्यू फॉल्स। तो देखो ये फेल आ गया क्योंकि 50% से कम है। सारे पास पास पास, 42% फेल, 35% फेल। ठीक है, अगर मैम हम उल्टा लिखते तो इफ टैब लॉजिकल टेस्ट ये ग्रेटर लेस देन 50% हो, अगर देखो 50% से कम हो तो फेल आएगा। तो अगर आप जो बोल रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग, अब मैं यहाँ पास नहीं लिख सकती। क्या है कंडीशन? कि क्या सेल में लिखी हुई परसेंटेज 50% से कम है क्या? अगर ये बात सच हो जाती है कि हाँ कम है, तो क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए। तो ऐसे केस में फेल हम पहले लिखेंगे। अब ये चीज़ ना कंफ्यूज करती है लोगों को जब वो डायरेक्टली रट्टा मार के सीख लेते हैं। अभी आपने क्या सीखा? कि मैं लॉजिकल टेस्ट को पढ़ना सीखता हूँ। लॉजिकल टेस्ट क्या कह रहा है? कि क्या सेल के अंदर लिखी हुई परसेंटेज 50% से कम है क्या? और ये बात सच है कि हाँ 50% से कम है, तो सच होने पे क्या लिखना है? सच होने पे तो फेल ही लिखना है ना। और झूठ होने पे कि नहीं भाई 50% से कम थोड़ी ना है, तो पास लिखना है। तब आप उल्टा लिखोगे तो आपका आंसर तो एकदम करेक्ट आएगा। लगाने का तरीका तो बदल गया।
तो आपकी बात से आपके फॉर्मूला लगाने का तरीका बदल जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बात बोल रहे हो, आप किस तरीके से लॉजिकल टेस्ट दे रहे हो। अगर लॉजिकल टेस्ट करेक्ट दिया है तो आपके आगे की चीज़ भी करेक्ट होगी, वरना दिक्कत आ सकती है। किसी को भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊँ। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने एडवांस फार्मूलाज की तरफ, एंड काफ़ी अच्छे फार्मूलाज हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसे बड़े ध्यान से समझना है आपने। चलें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एक्सेल जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, वो हम करने वाले हैं, विच इज़ सम इफ। एक समझ लो, सम इफ समझ लो, बाकी के अपने आप समझ आ जाएंगे। तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। तो देखो, आपको मैंने अभी तक मैं अभी आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सम इफ। तो मैंने इंडिविजुअली आपको सम भी पढ़ा है और मैंने इंडिविजुअली आपको इफ भी पढ़ा है। तो अब मैं आपको सम इफ दोनों को साथ में भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सम इफ, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है टोटल, एंड इफ का मतलब क्या होता है? कोई कंडीशन, कोई कंडीशन के लिए लगाते हो ना। अगर 30% से ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा, अगर 70% से ज़्यादा, तो कोई कंडीशन। तो जब आपको कोई कंडीशन दे दी जाए और फिर टोटल करने के लिए कहा जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना होता है? सम इफ लगाना होता है। मैम बात समझ नहीं आई, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ। चलो ठीक है, एक पर्सन है, उसका बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, वो नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, हर जगह के लिए काम करता है, हर जगह अपना माल भेजता है, ठीक है। और वहाँ से उसको 1 करोड़ का सेल हुआ, 1 करोड़ का सेल हुआ। अभी वो जानना चाहता है कि एक सेकेंड, 1 करोड़ का सेल तो टोटल सेल है, मुझे जानना है नॉर्थ का कितना है, साउथ का कितना है, ईस्ट का कितना है और वेस्ट का कितना है। तो अब कंडीशन लगा दी। देखो, सेल्स तो ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई होगी, एक सेल्स की पूरी शीट होगी जिसके अंदर लिख रखी होगी, उन सब का टोटल लगा के तो आपको पता लगा कि 1 करोड़ की सेल हुई है। तो कह रहे हैं कि इनमें से ना जो नॉर्थ की है उसका टोटल अलग बता दो, साउथ का है उसका टोटल अलग बता दो, ईस्ट का है उसका टोटल अलग बता दो, वेस्ट का है उसका टोटल अलग बता दो। हाँ, वो टोटल आएगा 1 करोड़ के बराबर ही, बिकॉज इनसे मिलके ही तो बना है पूरा टोटल। तो अगर मान लो इस तरीके का कोई काम करना है तो आप कैसे करोगे? सम करना है सभी नॉर्थ की ट्रांजैक्शन का, लेकिन किसका? देखो, सम करना है तब तो सब पूरा सम है 1 करोड़, लेकिन कंडीशन लगी सिर्फ नॉर्थ वाली ट्रांजैक्शन का। सम करना है, सम लगाओ, लेकिन सम करना है सिर्फ साउथ वाली कंडीशन का। सम करना है, सम लगाओ, लेकिन सम करना है सिर्फ ईस्ट वाली रीजन का। तो ऐसे केस में आपने कंडीशन दी, एक रीजन का नाम जो आप दे रहे हो वो कंडीशन दे रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या लगाते हो? सम इफ लगाते हो। करेक्ट। सम इफ कब लगता है ये समझ आया? एक बार सम इफ के फॉर्मूला को देखो एंड उसको समझो। सम इफ सिंटेक्स क्या है? रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, ठीक है। देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक फॉर्मूला में ये वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार ये वर्ड का मीनिंग समझ आ गया तो हर फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा। रेंज, क्राइटेरिया, एक बार वर्ड का मतलब समझ लो, फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेंज का क्या मतलब होता है? जिसमें ढूंढना है, लेकिन इसको बाद में समझेंगे। क्राइटेरिया, जिसको ढूंढना है, जिसको सर्च करना है। अब किसको सर्च करना है? मैंने जो अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर मैंने क्या बोला कि पूरी ट्रांजैक्शन की शीट है, उसके अंदर सिर्फ नॉर्थ को ढूंढना है। तो आपका जो नॉर्थ है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे तो नॉर्थ रीजन का सेल जानना है, दैट नॉर्थ इज योर क्राइटेरिया। नॉर्थ को जानना है ना, नॉर्थ का सेल चाहिए, तो नॉर्थ का क्राइटेरिया। अब नॉर्थ आपको मिलेगा किसमें? तो जिसमें ढूंढना है, जिसमें सर्च करना है। किस में मिलेगा? ये रीजन वाली कॉलम में मिलेगा। किस में मिलेगा? रीजन वाली। नॉर्थ तो रीजन है ना, तो रीजन वाली कॉलम में मिलेगा। सम रेंज, जिसका सम करना है। किसका सेल करना है? क्वांटिटी का सम करना है क्या? रेट का सम करना है क्या? नहीं, टोटल सेल का सम करना है, कि उसने जो भी सेल का अमाउंट लिया होगा ना उसका सम करना है। सो दैट इज दिस थिंग। अब मैं अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको लगा के बताऊं, ये फॉर्मूला जो लगना है वो किस तरीके से लगना है, आप देखो। इक्वल्स टू सम इफ, रेंज क्या आएगी? रीजन, रीजन में ढूंढेंगे। क्राइटेरिया क्या आएगा? नॉर्थ, नॉर्थ के लिए ढूंढ रहे हैं। एंड किसको सम करना है? टोटल सेल का सम करना है। बस फॉर्मूला लग गया, आ जाएगा। आसान था ना? बहुत आसान था।
देखें फॉर्मूला देखो, सॉरी आप डेटा समझो, सॉरी सीरियल नंबर, पार्टी नेम्स, पार्टी का नेम्स गिवन है और वही ट्रांजैक्शन बहुत सारी 500 ट्रांजैक्शंस गिवन है, उसमें से अमाउंट गिवन है। आपको कह रहा है कि इसने पार्टी की नेम दे दी है कुछ और कह दिया कि इसमें ना निकालो वेदांता वेंचर को टोटल हमने कितना बेचा, निवारा नेचुरल्स को टोटल हमने कितना बेचा, टेक्सार को हमने टोटल कितना बेचा, आरंभ को हमने टोटल कितना बेचा। तो बेसिकली हम यहाँ क्या लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे। तो यहाँ देखो इक्वल्स टू सम इफ टैब, हमें क्या चाहिए, रेंज, जहां ढूंढना है। तो क्राइटेरिया क्या है, किसको ढूंढना है, नेम्स को ढूंढना है ना। तो नेम्स ढूंढे किस में जाएंगे, पार्टी नेम्स में ढूंढे जाएंगे। आपने ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। मेरी शॉर्टकट की काम नहीं कर रही है, आपकी शॉर्टकट की काम करेगी, आप इसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए एक बार लगा के बता रही हूँ, बाद में दोबारा भी लगा के बताऊंगी, बिकॉज एक चीज़ और सीखने की जरूरत है इसमें, कॉमा सेल रेफरेंसिंग सीखने की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए नहीं कर रही हूँ, अभी पहले नॉर्मल सीखो। क्राइटेरिया किसको ढूंढना है, नेम को ढूंढना है, नेम ले लिया, वेदांता वेंचर को ही ढूंढना है ना। सम रेंज, जहाँ जहाँ पे भी ये आएगा सम रेंज चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मुझे इसकी भी रेंज ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी रेंज ले लूँगी, ये रेंज आ चुकी है, बस एंटर कर दो। पैरेंथेसिस ऑफ भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्टली एंटर प्रेस कर दिया, तो आपके पास ये टोटल आ गया। ये बात समझ कैसे आएगी कि आंसर करेक्ट आया है, ये बात समझ कैसे आएगी कि आंसर करेक्ट आया है। मुझे सिंपली यहाँ पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है, फ़िल्टर लगा दिया। एक बार के लिए मैं यहाँ नीचे टोटल, चलो सब टोटल तो मैं वैसे भी देख लूँगी, यहाँ पे वेदांत वेंचर का देखना है ना, तो यहाँ पे लिखो वेदांत वेंचर, ओके किया। अब एक काम करो, इस अमाउंट को इतना सेलेक्ट करो, नीचे देखो टोटल 5390,110, यहाँ देखो 5390,110, मतलब आंसर क्या है, आंसर क्या है आपका, करेक्ट आया है, आंसर करेक्ट आया है। लेकिन क्या मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ, ड्रैग करने पे आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि हमें जो रेंज देनी है, जो हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है, रेंज देना है ना, वो B3 से B502 ऊपर वाले को तो इसने काउंट ही नहीं किया, तो ये गलत है, ये गलत है। हमें इसे दोबारा से लगाना पड़ेगा, हमें अब फॉर्मूला उस तरीके से लगाना पड़ेगा कि जो सभी के लिए लग सके। तो कैसे लगेगा, सम इफ, अभी तो आपने एक में लगाना सीखा, सभी के लिए लगाना सीखो। सम इफ किया, टैब किया, रेंज, मतलब ये नेम्स कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ इस रेंज में मिलेंगे, पार्टी नेम्स में मिलेंगे। तो मैं B2 से B500 तक ले लेती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं निवारा को ढूंढूंगी तब भी इसमें ही ढूंढूंगी, टेक्सार को ढूंढूंगी तब भी इसमें ही ढूंढूंगी, करी कार्ड को ढूंढूंगी तो भी इसमें ही ढूंढूंगी, मैं इनमें से कोई भी नाम ढूंढूं, मैं ढूंढने तो यहीं आऊंगी ना। इसलिए मैं F4 से इस पूरे को फिक्स कर देती हूँ, मैं कंप्लीट को सेलेक्ट करती हूँ एंड F4 से फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया, नेम हमने ले लिया, नेम तो चेंज होना है क्योंकि मैं ड्रैग करूँगी ना, फिर G3 G4 ऐसे आएगा, तो इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट की अगर मैं बात करूँ C2 से लेकर C500 होने वाला है, C500, तो क्या सभी के लिए रेंज यही रहने वाली है, हाँ सभी के लिए टोटल अमाउंट तो आपका यही रहने वाला है, तो मैंने सभी के लिए लिया, इसको पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दिया, मैंने इसे फिक्स कर दिया। अब आप देख लो, चाहे इसे डबल टैप कर दो, आपके आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएंगे, ठीक है। समझ आया किस तरीके से हमने इसको किया है, तो देखो आपको समझ आया किस तरीके से हमने एक कंडीशन लगाकर कैसे हमने सम निकाला है बहुत आसानी से। अब ठीक वैसे ही हम चाहें तो अपने लिए एवरेज भी निकाल सकते हैं। अगर ऑन एन एवरेज हम जानना चाहते हैं कि हम वेदांत वेंचर को कितना सेल करते हैं, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे एवरेज इफ़ निकालेंगे, एवरेज इफ़ लगाएंगे, टैब करेंगे, देखो बिल्कुल सेम है, वही रेंज है, वही क्राइटेरिया है, वही, यहाँ पर भी आपको बस अमाउंट देनी है, लेकिन उस अमाउंट का एवरेज होके आएगा। तो रेंज क्या हो गई, जिसमें ढूंढना है, किसको ढूंढोगे, वही पार्टी नेम्स को ढूंढोगे। तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, B2 से लेकर B500 तक आपने लिया, F4 से पूरे को फिक्स कर दिया। कंप्लीट को फिक्स करना है, क्यों फिक्स करना है, क्योंकि जितनी बार भी ढूंढो आप ढूंढने तो इसी में ही जाओगे ना, कॉमा। उसके बाद हम क्राइटेरिया लेंगे, तो क्राइटेरिया में हमने ये नेम लिया कि ऑब्वियसली हमें इस नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना है, कॉमा। एवरेज रेंज के अंदर हमें इस रेंज को लेना होगा कि हमें इसी अमाउंट का आपको क्या निकालना है, इसी अमाउंट का तो एवरेज निकालना है। तो आपने इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया और हर बार इसी का ही करना है, तो F4 कर दिया, पैरेंथेसिस आपने ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया, तो आपके पास ये एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा एवरेज निकालने के लिए। आप ये करके देखिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है,
ठीक है। आपको ये चेक करना हो तो चेक करने का भी बहुत आसानी तरीका है। आप यहाँ पे जाएँ, फ़िल्टर लगाएँ, कंट्रोल शिफ्ट एल से भी फ़िल्टर लग जाता है। यहाँ से मैं वेदांत का ही चेक करा देती हूँ आपको। वेदांत हमने चेक किया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट किया, 1 सेकंड दीजिए मुझे। सेलेक्ट किया, नीचे देखो 269505, तो यहाँ देखो 269505, 269505 और ये 5390110, तो ये आ गया। काउंट भी देख लो 20 है, तो एक बार के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब हम काउंट ही लगाने वाले हैं और काउंट का मतलब क्या है यहाँ पे उसे समझने वाले हैं, तो अब आपको पता लगेगा। काउंट का मतलब क्या, देखो अभी तक ही आपको ये पता लगा सबसे पहले कि टोटल मैंने वेदांत वेंचर को कितना बेचा, तो सम इफ से पता लग गया। फिर आपको पता लगा ऑन एन एवरेज वो हमसे कितना खरीदता है। अगर मैं लगभग की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज वो हमसे इतना खरीदता है, तो मुझे एवरेज पता लग गया ना। काउंट इफ, काउंट से क्या करता है, काउंट का फॉर्मूला भी अलग है, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है। काउंट का बस इतना मतलब है, एक बात बताओ, कोई भी बंदा आ रहा है, वो कुछ भी चीज़ खरीद रहा है आपसे, तो उसकी जितनी बार खरीदेगा उतनी बार ट्रांजैक्शन लिखी होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस लिस्ट में वेदांत वेंचर का नाम जितनी बार लिखा होगा उतनी बार उस बंदे ने आकर हमसे परचेज किया होगा, है ना। हमने उसको उतनी बार सेल किया होगा। तो अगर मुझे जानना है कि कोई कस्टमर कितनी बार आता है, तो मैं वो ट्रांजैक्शन में बस ये चेक कर लूँ कि उसका नाम कितनी बार है। जितनी बार नाम होगा वो उतनी बार आके सामान लेकर गया है, ठीक है। तो हमें बस कोई चीज़ काउंट करनी है कि किसी लिस्ट में वो नाम कितनी बार लिखा है, तो हम काउंट इफ लगाते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ टैब। उसके बाद हमें रेंज देना है। रेंज वही होता है जिसके अंदर हमें ढूंढना है, तो हम इसे B500 के अंदर ढूंढेंगे। पूरे को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद F4 से फिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद ये क्राइटेरिया कह रहा है, क्राइटेरिया आपको पता है जिसको ढूंढना है, हमें वेदांत वेंचर को ढूंढना है। पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, इसके अंदर कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो यही जानना है ना कि वो नाम कितनी बार आ रहा है, तो कोई अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप एंटर कर दो, तो वहाँ वो बता रहा है 20 टाइम्स। ये जर्नल होना चाहिए था, इसे जर्नल करते हैं। तो ये 20 टाइम्स, 20 टाइम, 26 टाइम, मैंने आपको बोला था ना 20 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये इतने टाइम्स आ रही हैं। तो इससे आपको पता लग गया। तो यहाँ पर आपने 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सम इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज इफ और काउंट इफ का इस्तेमाल कम होता है कंपैरेटिवली, और टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क। बट यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे वाले फॉर्मूलाज को कंप्लीट किया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपको ये शीट तो मिलेगी। शीट कैसे मिलती है, लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग। तो जैसे ही आप, एक सेकेंड, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हो विच इज़ accountsexpertapp.com, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ जाएं, उसके बाद आप आर कोर्सेज़ में जाएं। कोर्सेज़ में जाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ शीट कहाँ मिलेगी। आप फ्री कंटेंट में जाएं। फ्री कंटेंट में जाने के बाद आप व्यू कंटेंट में जाएं। व्यू कंटेंट में जाने के बाद देखो अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आपको सारे के सारे फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे और आपको यहाँ पर आपकी सारी की सारी शीट मिल जाएगी। इन एनी केस अगर आप मेरे से जो एक्सेल है पूरा डिटेल में लाइव सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे एडवांस एक्सेल में भी जा सकते हो, एंड यहाँ से जो हमारे कोर्स की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी, वो चेकआउट कर सकते हो और यहाँ से बाय कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आपको लाइव सीखना है आप लाइव सीखिए, नहीं सीखना है इट्स ओके। हम लोग कहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना सम इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, एंड इस सेशन के अंदर हम लोग उनके बेसिक्स को कवर कर लेंगे, ताकि वी लुकअप होता क्या है, एच लुकअप होता क्या है, एक्स लुकअप होता क्या है, ये बेसिक्स एक बार कवर हो गए, सारी एजम्पशन से एक बार कवर हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लुकअप वगैरह, वी लुकअप लगाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तो मैं तभी कह रही हूँ ना जब आप कहोगे मुझे कि मैम नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए लेकिन एडवांस फार्मूलाज के साथ, तो उसमें फिर ये सब तो बहुत इजी फार्मूलाज थे, इससे एडवांस फार्मूलाज आएंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, चलें अब हम बढ़ते हैं अपने लुकअप फार्मूलाज की तरफ। चलें, लुकअप फार्मूलाज के अंदर हमें काफ़ी सारे फार्मूलाज करने हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलें सबसे पहले थ्योरी समझ लें। किसी भी चीज़ की थ्योरी समझ आ जाती है ना, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये बात तो आप मेरे साथ पढ़कर समझ गए होंगे, है ना। मेरा हमेशा से, मेरा स्कूल टाइम से यही अप्रोच रहा है कि पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगी, मुझे समझ आएगा, उसके बाद मुझे आगे की चीज़ें समझ आएंगी। चले, हम लोग कर क्या रहे हैं, लुकअप फार्मूलाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लुकअप फार्मूलाज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ लुकअप एंड रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से फार्मूलाज आते हैं जो अभी तक आप सुन रहे हो, वी लुकअप, एच लुकअप, मैं 3 फार्मूलाज कराने वाली हूँ आपको, एक्स लुकअप, ठीक है। इन तीनों में कॉमन क्या है मुझे बताओ।
वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप में कॉमन आपको दिख रहा है लुकअप। यहाँ पे भी लुकअप है, यहाँ पे भी लुकअप है, यहाँ पे भी लुकअप है। लुकअप का मतलब क्या होता है? सर्च करके लेकर आओ। क्या है? सर्च करके लेकर आओ। दैट मीन्स ढूंढ कर लेकर आओ, सर्च करके लेकर आओ। तो अब मैम इसका मतलब क्या हुआ? चलें इसे समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, कहाँ ये फॉर्मूलाज लगते हैं। उसके बाद हम इन फॉर्मूलाज की बात करेंगे। पहले मैं इन जनरल बात करूंगी कि कहाँ इन फॉर्मूलाज, इन तरीके के फॉर्मूलाज लगते हैं, लुकअप और रेफरेंस वाले फॉर्मूलाज लगते हैं। तो होता ये है कि मान लीजिए आपके पास एक मास्टर शीट सेल्स की मास्टर शीट है। इसके अंदर सभी कस्टमर की डिटेल है और यहाँ पर 1 लाख एंट्रीज हैं। 1 लाख एंट्रीज की एक ये अपनी एक्सेल शीट है। लेकिन आपको इतने इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना तो चाहिए नहीं। आपके मैनेजर ने आपको एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर केवल 100 लोगों का नेम था, 100 कस्टमर्स का नेम था और उनकी डिटेल चाहिए थी, जो डिटेल इसके अंदर है, जो डिटेल इस बड़ी वाली शीट के अंदर है वही डिटेल चाहिए, लेकिन सिर्फ उस 100 के लिए चाहिए। तो आप कहोगे तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाना? फिल्टर लगा लगा के देख लो, क्या ये पॉसिबल है? आप 100 लोगों को फिल्टर लगा लगा के देख रहे हो, 100 रैंडम लोग दिए हैं। तो ऐसे केस में जब हमें कहीं किसी डेटा में से एक्सट्रैक्शन करनी हो, डेटा लेकर आना हो, वही तो कह रहा है कि ये 100 नेम्स को इस डेटा के अंदर ढूंढ कर लेकर आओ, मतलब सर्च करके लेकर आओ। मेरे जो मैं डेटा कह रहा हूँ ना, 100 नेम्स कह रहा हूँ, उसको सर्च करके लेकर आओ इस डेटा के अंदर से। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं? हम लुकअप फॉर्मूलाज लगाते हैं। लुकअप फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है? लुकअप का मतलब क्या होता है? जाओ ढूंढ कर लेकर आओ। तो बड़े डेटा में से जब हमें कोई चंक ढूंढ कर लेकर आना होता है तो हम लुकअप फॉर्मूलाज लगाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द, फिर मैम लुकअप फॉर्मूलाज लगाती हैं, ये बात तो समझ आ गई, बट ये क्या अलग अलग है? वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। चलो इसे भी समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि why we call VLOOKUP, why we call HLOOKUP, and let's like अभी के लिए अभी हम एक्स लुकअप को छोड़ देते हैं, क्योंकि पुराने पुराने यार जो हैं वो वी लुकअप, एच लुकअप है। एक्स लुकअप तो नई जनरेशन वाला, जेनजी वाला है, अभी 2019 में आया है। वैसे तो 2019 में है तो अल्फा वाला बोलना चाहिए मुझे, आई गेस, है ना? ओके चलें, तो ये वी लुकअप है। हेयर वी मीन्स वर्टिकल and here H means horizontal, मतलब ढूंढ कर लेकर आओ, वर्टिकली जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ, हॉरिजेंटली जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ। मतलब नहीं समझ आया? ये बड़ा वाला डेटा है, ठीक है, ये छोटा वाला डेटा है जिसमें 100 एंट्रीज हैं, इसमें 1 लाख एंट्रीज हैं। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगा और कहेगा कि जाओ वर्टिकली ढूंढ के लाओ। तो ये एक एक लाइन में ऐसे ऐसे जाके चेक करेगा, ऐसे ऐसे जाके चेक करेगा। ऐसे वर्टिकल लाइन्स तो ऐसी ही होती है ना, ऐसे ऐसे जाके चेक करेगा, जहाँ आंसर मिल जाएगा उसको आंसर ला देगा। लेकिन जब ये कहता है कि हॉरिजेंटली ढूंढ कर लेकर आओ, तो वो ऐसे ऐसे एक एक रो चेक करेगा, सारी रोज चेक करेगा। मैम क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो आंसर से मतलब है। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। जब आप इसकी एजम्पशन पढ़ोगे तब फ़र्क पड़ता है। तो बेसिक मतलब समझ लो बस कि यहाँ वी लुकअप क्या है? जब हमारा डेटा वर्टिकल होता है, जब हमारा डेटा वर्टिकल होता है। जब हमारा डेटा वर्टिकल होने का मतलब क्या है? जो आपकी हेडिंग है वो ऐसे ABCDE, दैट मीन्स नीचे डेटा आएगा, तो दैट मीन्स आपका ये वर्टिकल डेटा है। लेकिन कभी कभी आपके जो डेटा होता है वो इस तरीके से होता है कि आपकी हेडिंग जो होती है ना वो साइड में होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। इन्हें मैं कट करती हूँ एंड आपकी जो हेडिंग्स होती हैं वो ऐसी होती है ABCD। तो अब आपको यहाँ ऐसे डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपको डेटा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना पड़े, जब आपको डेटा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना पड़े, जैसे मेरा ये डेटा है तो मैं यहाँ डेटा स्टूडेंट नेम, देखो हेडिंग ऊपर की तरफ है, तो जब मैं डेटा पढ़ूंगी तो ऐसे पढ़ूंगी, ऐसे थोड़ी ना पढ़ूंगी, ऐसे पढ़ रही हूँ। ये मेरा वर्टिकल डेटा है। क्यों? बस एक छोटी सी चीज़ समझ लो, जब आपका हेडिंग कॉलम्स में, अलग अलग कॉलम्स में है, आपका हेडिंग अलग अलग कॉलम्स में, तो मैं ये क्या कह सकती हूँ? ये क्या है? आपका वर्टिकल डेटा है। बट वहीं पे ही जब मैं एक सेकेंड आपको कोई फॉर्मूला बताती हूँ, डेट एंड टाइम में था, जब आपको कोई चीज़ ऐसे लिखी है, देखो आपकी हेडिंग अलग अलग रोज में, अलग अलग कॉलम्स में नहीं है, तो ये डेटा कैसा है? हॉरिजॉन्टल डेटा है। सिंपल सी चीज़ है इसे समझने के लिए। जब आपका डेटा का जो
हेडर है वो अलग अलग कॉलम्स में हुआ, कॉलम आपकी वर्टिकल होती है, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो वर्टिकल लगाना पड़ेगा, आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आपका डेटा हॉरिजेंटल होता है तो वो एच लुकअप लगाना पड़ेगा। बट मैम कौन सा डेटा, जो बड़ा 1 लाख एंट्री वाला डेटा है वो देखना है, या फिर जो 100 एंट्री वाला डेटा है वो देखना है? जो 1 लाख एंट्री वाला डेटा है वो देखना है, जिसके अंदर हम ढूंढते हैं उसको हमें देखना पड़ता है कि वो वर्टिकल डेटा वाला डेटा है या हॉरिजेंटल वाला डेटा है। अगर वो बड़े वाला 1 लाख एंट्री वाला डेटा जिसके हेडर्स कॉलम्स में हैं तो मैं वी लुकअप लगाऊंगी, और वो जो 1 लाख एंट्रीज वाला डेटा उसके हेडर्स अगर अलग अलग रॉज में हैं तो मैं एच लुकअप लगाऊंगी। समझ आया सभी को कि कब हमें वी लुकअप लगाना चाहिए, कब हमें एच लुकअप लगाना चाहिए? यहाँ पे मैंने आपको डेटा बताया भी कि कैसा वर्टिकल डेटा होता है, कैसा हॉरिजॉन्टल डेटा होता है, और यही दोनों में फ़र्क होता है। बाकी सेम होता है मैम? हाँ बिल्कुल सेम होता है, पूरा फॉर्मूला सेम होता है, बस फ़र्क यही होता है कि जहाँ आप ढूंढ रहे होते हो उस डेटा को देखो, अगर ऊपर की तरफ हेडर्स हैं तो वो वर्टिकल डेटा है उसमें वी लुकअप लगेगा, और अगर इधर साइड में जो आपकी हेडिंग्स हैं अगर वहाँ पे डेटा है तो दैट मीन्स वहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और आपका वहाँ पर एच लुकअप लगेगा। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई है। अब लुकअप फॉर्मूलाज के कुछ न कुछ अजम्पशन ज़रूर होती हैं, और जो लोगों को पता नहीं होती है तो वो आधी बार फॉर्मूला उनका लग जाता है और आधी बार नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा से देखें, जब मैंने बोला वर्टिकल जाके ढूंढेगा, तो वर्टिकल जब जाके ढूंढेगा, सोचो आप कभी ऐसे पढ़ते हो क्या, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हो क्या, या बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हो, चल ऊपर का पढ़ लेता हूँ फिर नीचे का पढ़ लेता हूँ? नहीं, आप पढ़ना तो हमेशा इस डायरेक्शन में करते हो ना, इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में गए, फिर आपने 3rd कॉलम में पढ़ा, फिर आपने 4th कॉलम में पढ़ा, फिर आपने 5th कॉलम में पढ़ा, है ना? इस डायरेक्शन में पढ़ते हो आप। अच्छा चलो दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब पढ़ते हो तो लेफ्ट से राइट पढ़ते हो या राइट से लेफ्ट पढ़ते हो? मैं अपना नाम लिखूंगी तानू सिंगल, ऐसे थोड़ी ना लिखूंगी तानू सिंगल, उल्टा थोड़ी ना लिखूंगी। लेफ्ट से राइट पढ़ते हो ना, तो अगर मान लो आपको मैं कहती हूँ हॉरिजॉन्टली डेटा को जाके देख कर आओ, तो आप लेफ्ट से राइट ही तो जाओगे। कैसे जाओगे? आप लेफ्ट से राइट ही जाओगे, या राइट से लेफ्ट जाओगे, या बीच में से चले जाओगे? नहीं ना। तरीका क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वे यही है कि जब हम डेटा को पढ़ते हैं तो हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, जब हम डेटा को हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी एक डायरेक्शन पता लग गई कि कोई भी डेटा है वो किस तरीके से मूव करता है ना। ये है फॉर्मूला जी। फॉर्मूला जी को आप कह रहे हो कि जाओ मुझे ना मिस्टर एक्स का कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर आओ। यहाँ एंट्रीज हैं ए बी एक्स वाई जी, और यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो अभी आपने फॉर्मूला जी को क्या कहा? मिस्टर एक्स की कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढ कर लाओ। दो चीज बताई, किसकी ढूंढनी है? मिस्टर एक्स की ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढनी है। ठीक है, ये उस फॉर्मूला को हमने बताया। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसने देख लिया जो हमारा नेम है, ये पार्टी नेम है, ये पार्टी नेम है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये अमाउंट है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये लोकेशन है, ये कुछ भी स्टेटस है। ठीक है, ये अब उसने देखा ओ हेडर ऊपर की तरफ है, मतलब वर्टिकल जाके ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? वर्टिकल जाके ढूंढना है। हेडर ऊपर की तरफ हुआ, वर्टिकल डेटा है, वी लुकअप लगेगा, जाके ढूंढेगा। सबसे पहले ढूंढना शुरू करेगा यहाँ। देखो जब भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसके बारे में ढूंढ रहा है। अगर उसे नहीं पता और उसने ढूंढना चालू कर दिया, मान लो ए के बारे में ही ढूंढना था और यहाँ वो तो एक्स पे पहुंच चुका है, तो क्या वो करेक्ट आंसर ला के देगा? नहीं ला के देगा। तो इसीलिए जब भी वो स्टार्ट करता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो किसको ढूंढना है, तो इसीलिए उसको पता है अब उसको मिस्टर एक्स को ढूंढना है। वो ढूंढना स्टार्ट करेगा और यहाँ रुक जाएगा कि मिस्टर एक्स उसको मिल गए। अब पूछेगा हेलो जी मैं एक्स पे पहुंच गया हूँ, मुझे क्या ढूंढना था जल्दी बताओ। फिर आप कहोगे कि अरे कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढना है, तो फिर वो देखेगा ऊपर कि चलो ये तो क्वांटिटी है, ये तो रेट है, ये तो अमाउंट है। 4th 1 2 3 चौथी लाइन में मिलेगा। चौथी लाइन में जो सबके सबसे सामने होगा वो उसका आंसर है, तो वो आपको लाके दे देगा। तो बेसिकली आपने यहाँ से अजम्पशन क्या सीखी? अजम्पशन क्या सीखी? जब फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है उसे क्या पता होना चाहिए कि उसको किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है। जिसको हम ढूंढते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब, लुकअप का मतलब क्या है? ढूंढना, और वैल्यू मतलब जिसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ किसको ढूंढ रहे थे? मिस्टर एक्स को ढूंढ रहे थे।
मिस्टर एक्स को ढूंढ रहे थे, तो मिस्टर एक्स इज द लुकअप वैल्यू। एंड अगर मान लो यहाँ पर कोई सीरियल नंबर भी होता 1 2 3 4 5, मैं कह रही हूँ उसको इनिशियल में ही पहली कॉलम में ही उसको ये मिल जाना चाहिए किसको ढूंढ रहे हैं, बाकी चीज़ बात की है। तो अगर मान लो उसने यहाँ से ढूंढना शुरू किया, अगर मैं कहती हूँ कि उसने यहाँ से ढूंढना शुरू किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो उसको मिस्टर एक्स मिलेंगे ही नहीं, और वो खड़ा हो जाएगा नहीं है यहाँ इसमें मिस्टर एक्स, नहीं है आंसर। इतना उसके पास सब्र नहीं है कि वो नेक्स्ट में जाके चेक करेगा। अगर उसको सबसे पहला आपने सीरियल नंबर दे दिया और सीरियल नंबर में उसको एक्स मिला ही नहीं, तो कहेगा नहीं आंसर, गलत बता रहे हो। तो इसीलिए हमें हमेशा सबसे पहले वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ से उसको क्या मिलने वाला है, जहाँ से उसको आपका लुकअप वैल्यू मिलने वाला है, जहाँ पे आप उसको ढूंढने वाले हो। तो अगर लुकअप वैल्यू फर्स्ट नंबर पे नहीं हुई तो आंसर नहीं आता। लुकअप वैल्यू शुड बी इन द फर्स्ट नंबर। लुकअप वैल्यू को फर्स्ट नंबर रो में, फर्स्ट नंबर कॉलम में होना ही पड़ेगा। उसको नहीं मिलता वो आंसर नहीं ला के देता। और इसीलिए आधी बार आपका फॉर्मूला लग जाता है, आधी बार नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सीरियल नंबर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपने उसको बता दिया, उसको एक्स मिल गया। एक्स मिलने के बाद कहता है अच्छा एक बात तो है, आपने ये तो बता दिया कि मुझे कहाँ ये चीज़ ढूंढनी है, मुझे ये तो बताओ किस एरिया के अंदर मुझे सारा आंसर ढूंढना है। तो उसको जो ढूंढना होता है इस पूरे एरिया के अंदर ढूंढना है, इस पूरे एरिया के अंदर ढूंढना है। उसको हमें पूरी टेबल एरे बतानी पड़ती है। पूरी टेबल एरे बताओ कि इस पूरे एरिया के अंदर हमें वो पूरा का पूरा आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपने ये पूरा एरिया उसको बता दिया कि इसके अंदर ढूंढना है। कहता ओके ढूंढना है, इस पूरे एरिया में ढूंढूंगा। लेकिन बाद में पूछता है कि एक सेकेंड, मुझे ये तो बताओ कौन से नंबर के कॉलम में आंसर है। तो आप कहाँ से गिनोगे, आप ये वहाँ से गिनोगे जहाँ पर आप खड़े होते हो। आप यहाँ एक्स में खड़े हो ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम के अंदर आपके आंसर है, तो आप उसे बताओगे कि फोर्थ कॉलम में मेरा आंसर है। तो बेसिकली आपने काउंट कहाँ से करना है, जहाँ आप खड़े होते हो। आप यहाँ खड़े हो, आपको यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। बहुत कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपको इसका सिंटेक्स बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। सिंटेक्स मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले, विच इज़ वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। चलें अब इसे समझते हैं डिटेल में, क्यों इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, क्यों इसमें रॉ इंडेक्स नंबर नहीं होता है, इसे डिटेल में समझते हैं। आपको बता देती हूँ, यहाँ पे वी लुकअप अभी आपने देखा ना, वी लुकअप में देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखो कॉलम इंडेक्स नंबर है, और वहीं पे अब मैं आपको एच लुकअप लगा के दिखाती हूँ। एच लुकअप टैब, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर है। ऐसा क्यों है, देखो आपके पास ये वर्टिकल डेटा था, तो ऑब्वियसली आपको कॉलम नंबर जानना होगा कि कौन से कॉलम में आपका आंसर है। वहीं पे जब आपके पास डेटा हॉरिजॉन्टल होता है तब आप रॉ नंबर जानोगे, तब आपके कॉलम में हेडर थोड़े ना होते हैं, बस यही फ़र्क है। चलो अब मैं यहाँ पे इंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बताती हूँ। देखो इक्वल्स टू वी लुकअप, क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, CI लिख रही हूँ, एंड ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्यों लगाते हैं वो हम एज इट इज़ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब देख लेंगे। वी लुकअप टेबल, लुकअप वैल्यू मतलब जिसको ढूंढना है, मिस्टर एक्स को ढूंढना था। टेबल एरे, पूरा डेटा दे दो कि इस डेटा के अंदर ढूंढना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, मिस्टर एक्स उसको कौन से कॉलम में मिलेंगे, मिस्टर एक्स यहाँ से उसने डेटा बताया ना, यहाँ से ढूंढना है, तो वो तो फर्स्ट पे खड़ी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में मिलेंगे, तो फिफ्थ उसका आंसर आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आप यहाँ पे फिफ्थ लगाएंगे 5, और ट्रू फॉल्स क्या लगेगा मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी। इस तरीके से करने पे आपका आंसर आ जाएगा। अब चलें इसको थोड़ा सा हम एक्चुअल में लगा के देखेंगे, तब जाके हमें समझ आएगा। एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे एंट्रीज बता देती हूँ, फिर आपको और डिटेल बताऊंगी उसके बारे में। पहले एक बार के लिए बेसिक लगाना सीख लो, है ना। यहाँ पे आपके पार्टी नेम्स हैं, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे आपका रीजन है, यहाँ पे आपका अमाउंट है। आपको पार्टी नेम, सिर्फ इन पार्टीज़ का अमाउंट निकाल के लेकर आना है। अभी तो ये डेटा बहुत छोटा है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएँ। अभी मान लो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप लगाना चाहिए, एच लुकअप लगाना चाहिए। तो देखो हमारा डेटा जिसके अंदर हमें ढूंढना है उसके हेडर्स क्या है, अलग अलग कॉलम में है, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, वी लुकअप लगेगा। चलें अब हम लगाएंगे वी लुकअप टैब।
ठीक है। लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, इस वेदांत वेंचर को ढूंढना है, कॉमा। टेबल एरे किस में ढूंढना है, पूरा डेटा दे दो। देखो बिना हेडिंग के हमें पूरा डेटा देना होता है। क्या हमेशा इसी डेटा में ढूंढना होगा सभी को? हाँ, इसी में ढूंढना होगा। F4 से फिक्स कर रही हूँ, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, आंसर कौन से में? अमाउंट चाहिए, काउंट करो। पार्टी नेम इज द फर्स्ट कॉलम, कैटेगरी इज द सेकंड कॉलम, रीजन इज द थर्ड कॉलम। अरे 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 अरे, एंड फोर्थ इज द अमाउंट, तो फोर्थ। अब फोर्थ नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, ड्रैग करने पे चेंज होगा क्या? नहीं होगा, फिक्स रहेगा, तो हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी के लिए आंसर तो अमाउंट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 4, तो वो तो चेंज होने से रहा। अब बात आती है ट्रू फॉल्स की। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है उसको पढ़ के देखो। ट्रू फॉल्स कहता है ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, मतलब लगभग लगभग आंसर ला देगा, तो लगभग लगभग आंसर थोड़ी ना चाहिए होता है। हमें तो जो आंसर चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमें एग्जैक्ट मैच, कि हमें एग्जैक्टली ये आंसर ला के दो, जो वेदांत वेंचर का आंसर है वही मुझे आंसर्स चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ फॉल्स करेंगे, टैप करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। डबल टैप कर दो, आंसर करेक्ट आया। चाहे मैं चेक करवा देती हूँ, मान लो आरंभ का चेक करना है, आरंभ का आया 404111, हाँ सॉरी, 144 ओके। एंड स्किल सूत्रा का है, यहाँ पे है ही नहीं वो, कोड रथ का है 251553, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें सेल रेफरेंसिंग भी पता लगा, आपको ये पता लगा किस तरीके से हम निकालते हैं, करेक्ट। समझ आया सभी को? एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर ऊपर यहाँ पे भी x होता, यहाँ पर भी x होता और यहाँ पर भी x होता, तो ये फॉर्मूला जी यहाँ से चलेंगे और यहाँ आके अटक जाएंगे और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल इसकी ला के दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए थी ये वाली, तो जहाँ पर उसे कोई मिल जाता है वो वहीं रुक जाता है। अगर आपका आंसर सेकंड वाला चाहिए तो वो नहीं आता। इसीलिए लुकअप वैल्यू कहते हैं ना, डुप्लीकेसी है तो नहीं, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, डेटा डुप्लीकेट होने में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। जो आपका लुकअप वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, आएगा तो सही लेकिन करेक्ट नहीं आएगा, वो ऊपर ही रुक जाएगा, वो ऊपर ही रुक जाएगा और आपको वही आंसर ला के दे देगा, वो नीचे आके ढूंढने का कष्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसे ऊपर ही मिल गया, वो इतना कष्ट करता ही नहीं है। तो इसीलिए लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ये जो बोलते हैं कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, विच इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आपका लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। समझ आया? चलें एक बार और लगाते हैं। जैसे मान लो मुझे रीजन निकालना है वेदांत वेंचर का, अब मैं कैसे करूँगी? इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, कॉमा टेबल एरे जिसमें ढूंढना है, तो पूरी टेबल दे देंगे, ठीक है। सबके लिए सेम रहने वाली है इसलिए F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करो, 1 इज द पार्टी नेम, कैटेगरी इज द 2, रीजन 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, कॉमा फॉल्स करेंगे बिकॉज हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब करेंगे, रट्टा नहीं मारना, क्यों ट्रू फॉल्स, फॉल्स करना, ठीक है। एंटर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे। जस्ट डबल टैप इट, आपका आंसर आ चुका है। जब आप इन अजम्पशंस को ध्यान रखोगे तो आपके फॉर्मूला के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और अजम्पशन को ध्यान मत रखो, फिर तो देखो आधी बार लगेगा और आधी बार नहीं लगेगा। इन अजम्पशंस को ध्यान नहीं रखते, इसीलिए वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप में दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में ही एक अजम्पशन को साथ में लेके चलेंगे कि किस तरीके से अगर मान लो हमारे पास सीरियल नंबर गिवन रहते हैं और हमेशा हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो वो रीज़न यही है। चलें इसे करके देखते हैं। चलें इसे लगाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हमें अमाउंट ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार टेबल एरे में कंप्लीट टेबल देंगे। तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू जिसे ढूंढना है, टेबल एरे, टेबल एरे इस बार मैं यहाँ से देने वाली हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से तो 12 से करते हैं, ऐसे क्यों आ रहा है? चले कोई बात नहीं, इस तरीके से लेते हैं, कॉमा करेंगे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, चलो इसे भी फिक्स कर लेते हैं ना, फिक्स भी नहीं किया है वैसे भी आ रहा है A35, ठीक है। कॉमा करेंगे एंड हमें यहाँ से चाहिए A35 एंड हमें यहाँ तक चाहिए विच इज़ योर E54। कभी कभी दिक्कत कर देता है, इट्स ओके। एंड हमने ये सेलेक्ट कर लिया एंड इसे F4 से फिक्स कर देना है।
ठीक है, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें अमाउंट चाहिए तो काउंट करो, जहाँ से आप का डेटा होता है, जहाँ से आपने डेटा सेलेक्ट किया होता है वहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं, तो विच इज़ 1 2 3 4 5, 5 इज़ योर कॉलम इंडेक्स नंबर। फॉल्स करेंगे, टैप करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे और आपका आंसर नहीं आएगा, एन ए आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि आपने सबसे पहले उसको क्या नहीं दिया, सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू नहीं दी, लुकअप वैल्यू वाला कॉलम नहीं दिया। अगर आप ऐसे करेंगे, लुकअप वैल्यू वाला कॉलम नहीं देंगे, तो ऐसे में वो उसको वेदांत वेंचर ढूंढना था, यहाँ मिला नहीं उसको, तो उसने एन ला के दे दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं हम हमेशा सबसे पहले वो कॉलम लेते हैं जिसके अंदर लुकअप वैल्यू हो, एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर। तो हम वी लुकअप लगाएंगे, टैप करेंगे, लुकअप वैल्यू हमने आरएम एंटरप्राइजेस दिया, उसके बाद अब टेबल एरे में यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, F4 से फिक्स करती हूँ, कॉमा। अब मुझे बताओ कॉलम इंडेक्स नंबर 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जब भी हम कॉलम इंडेक्स नंबर चूज़ करते हैं, पढ़ते हैं या मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ से काउंट करना कोशिश करते हैं जहाँ से हमने टेबल एरे दिया है। बिकॉज लुकअप फॉर्मूला क्या है ना, बड़ी शिद्दत वाला फॉर्मूला है। वो कहता है कि जो आपने मुझे टेबल एरे बताई है ना, वही मेरा भगवान है। इसके ऊपर डेटा हो, इसके नीचे डेटा हो, उसके दाएं डेटा हो, उसके बाएं डेटा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो टेबल एरे को ही कंसिडर करके चलता है। तो टेबल एरे आपने जहाँ से दिए वो वहीं से ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप जब 4 उसको दोगे तभी वो आपको आंसर ला के देगा। तो 4 किया, कॉमा किया, फॉल्स किया, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वी लुकअप लगता है। अभी तो मैंने सिर्फ अजम्पशन कराई है, वी लुकअप के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं डेफिनेटली, अगर आप पार्ट 2 के लिए बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी, बहुत सारे तरीके के वी लुकअप्स करेंगे। लेकिन आई होप अभी आप बेसिक तो गलती नहीं करेंगे। आप तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने हर जगह 2-2 एग्जाम्पल्स रखे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना वी लुकअप। चले अब हम एच लुकअप करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्स लुकअप सिखाऊंगी। एक्स लुकअप बाद में सीखेंगे, पहले ये देख लेते हैं, एक सेकेंड, माय बैड, एच लुकअप देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो हो गया। सेम तरीका है, सब कुछ सेम है, बस आपको सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान देना है। वी लुकअप नहीं, एच लुकअप लगेगा। क्यों? क्योंकि साइड में मेरे हेडर्स हैं, तो मैंने एच लुकअप लगाना है, टैब करना है, लुकअप वैल्यू वही है जिसको ढूंढना है, कॉमा, लुकअप टेबल एरे, टेबल एरे आपने वही इसी तरीके से टेबल एरे, कंप्लीट टेबल एरे लेनी है। तो आप यहाँ से कंप्लीट टेबल एरे ले लीजिए, जहाँ तक भी आपका डेटा लिखा हुआ है, एंड आपने ये डेटा ले लिया। उसके बाद टेबल एरे सभी के लिए सेम रहती है क्या? हाँ, सभी के लिए सेम रहती है, इसलिए F4 से फिक्स कर दीजिए, कॉमा। रॉ इंडेक्स नंबर, इसके अंदर रॉ का नंबर बताना पड़ता है। आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट कौन सी रो में है? देखो, फर्स्ट रो में पार्टी नेम है, सेकंड रो में कैटेगरी है, थर्ड रो में रीजन है, फोर्थ रो में आपका अमाउंट है। तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, कॉमा करेंगे, फॉल्स करेंगे, टैप करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड जस्ट डबल टैप इट। अरे ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से एच लुकअप लगाते हैं। एच लुकअप बहुत कम काम आता है, लेकिन जहाँ पे भी काम आता है वो इस तरीके से काम आता है। सेम है, वी लुकअप पे मैंने इसीलिए इतना वक्त लगाया है, क्योंकि एच लुकअप करते वक्त आपको टाइम ना लगे, एक्स लुकअप करते हुए आपको टाइम ना लगे। वी लुकअप आपने कर लिया ना, तो आपके सारे लुकअप्स हो गए हैं, ये समझ लीजिए ना। लेट्स कम टू द एक्स लुकअप। तो मैम वी लुकअप लगा लिया, एच लुकअप लगा लिया, फिर एक्स लुकअप का क्या मतलब होगा? देखें, वी लुकअप एच लुकअप बहुत टाइम से चलते हुए आ रही हैं। 2007 का भी बात करूँ तो उसमें भी वी लुकअप एच लुकअप लग जाएगा। लेकिन एक्स लुकअप जो आया है ना, वो 2019 वर्जन में आया है। तो अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, तो एक तो पहली बात है उसमें काम ही नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, मैम वर्टिकल डेटा वी लुकअप कवर कर लेता है, एच लुकअप हॉरिजेंटल डेटा कवर कर लेता है। तो एक्स लुकअप कौन सा डेटा कवर करता है? एक्स लुकअप कहता है अगर तुम्हें वी लुकअप नहीं आता, एच लुकअप नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों का काम कर दूंगा। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डेटा वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, वो दोनों ही सिनेरियो में आपको काम करके देता है। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काम करने वाला है, वो प्लॉटिंग वाला काम करता है। वो यहाँ पर इस तरीके से काम करके देखता है, एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे वो आपको काम करके देता है। तो बेसिकली एक्स लुकअप के लिए ये है, एक्स लुकअप एक एडवांस्ड वर्जन हो गया। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता, एच लुकअप नहीं आता, एक्स लुकअप सीख लो, आ जाएगा। और इसको लगाने का तरीका भी बहुत से ईजी है, क्योंकि ये इतनी हेडेक नहीं लेता जितना वी लुकअप लेता है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वी लुकअप लेता है, जितना हेडेक एच लुकअप लेता है, वो इतना नहीं लेता। वो सिंपली पता है क्या कहता है आपको? देखो, इसका होता है लुकअप वैल्यू,
लुकअप एरे, देखो टेबल एरे नहीं कह रहा, लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे। आपको ये 3 बात कहता है। क्या कह रहे हैं? लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, अभी तक आपने यही सीखा है, यही आप वी लुकअप में कर रहे हो, यही आप एच लुकअप में कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप टेबल एरे कर रहे थे, पूरे टेबल दे रहे थे, फिर उसमें बता दे यहाँ आंसर मिलेगा, इसका कुछ है ही नहीं। कहता ये जो किस में मिलेगा ना, मुझे डायरेक्टली बता दो, मैं नहीं सोचूंगा मैं लेफ्ट में हूँ, मैं राइट में हूँ, यहाँ सीरियल नंबर आ गया, यहाँ वो आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मुझे डायरेक्टली बताओ कि ये लुकअप वैल्यू है। नेम्स मुझे ढूंढना है, नेम के अकॉर्डिंग वेदांत को ढूंढना है, वेदांत का नेम हमें पता लग गया, वेदांत इज योर लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे, ये वेदांत मिलेगा कहाँ पे, मुझे बस ये बताओ। तो मैंने कहा पार्टी नेम्स में मिलेगा, तो पार्टी नेम्स वाली मैंने कॉलम दे दी। फिर कहा ओके वेदांत का आपको जानना क्या है, अमाउंट जानना है, तो अमाउंट बता दो। रिटर्न एरे इज डायरेक्टली उसको एरे दे दो पूरा कि आंसर चाहिए, कुछ लगना ही नहीं। तो कितना सिंपल है, इसमें कोई हेडेक ही नहीं होती। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वी लुकअप लगा सकते हैं, सेम फॉर्मूला है, सेम सारी चीज़ें हैं। चलेंगे यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, कॉमा लुकअप एरे जिसमें ढूंढना है, लुकअप एरे टेबल एरे नहीं है, लुकअप एरे जिसमें ढूंढना है, इन नेम्स में ही ढूंढना है, F4 से फिक्स कर दो बिकॉज सभी को इसी में ढूंढना है। रिटर्न एरे, आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए सर अमाउंट, अमाउंट आंसर चाहिए सभी के लिए, इसी में से आंसर ढूंढना है, F4 से फिक्स कर दो, एंटर कर दो, आपके पास आंसर आ गया। कोई हेडक ही नहीं है, लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है, नहीं। एक बार दोबारा करके देखो, इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू इसको ढूंढना है, कॉमा लुकअप एरे कहाँ ढूंढना है, इस नेम में ढूंढना है, तो ये दे दिया। सभी के लिए सेम रहने वाला है, हाँ जी, F4 से फिक्स कर दो, कॉमा रिटर्न एरे आंसर क्या ढूंढना है, हमें रीजन ढूंढना है, तो रीजन वाला कॉलम दे दो। इसमें कुछ काउंट करने का मतलब नहीं है कि भाई कौन सा काउंट है, कहाँ से काउंट होगा, कुछ नहीं है। आपने पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें मैं एच लुकअप में भी एक्स लुकअप को लगा के दिखाती हूँ। अगर मान लो मैं यहीं पे बराबर में इसका आंसर निकालती हूँ, तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू वेदांत वेंचर्स, कॉमा लुकअप एरे किस में ढूंढना है, ऑब्वियसली इस नेम वाले में ढूंढना है, तो मैं नेम वाला ले लूँगी, और सभी को इसी में ही ढूंढना होता है, तो इसीलिए मैं F4 से फिक्स कर दूँगी, कॉमा आंसर क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट वाली कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो अमाउंट वाली कॉलम, एक सेकेंड, अमाउंट मैंने अमाउंट वाली कॉलम लेनी थी, क्या चक्कर कर रहा है ये, अमाउंट वाली कॉलम ले लो। तो ये अमाउंट वाली कॉलम ली आपने, ठीक है। F4 सभी को इसी में ढूंढना है, F4 से फिक्स कर दो, एंटर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हेडेक ही नहीं है, लेफ्ट में क्या राइट में क्या, कहाँ से काउंट करना है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। एक्स लुकअप बहुत ही इजी काम कर देता है, तो आप चाहें तो हर जगह एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी लुकअप का यूसेज भी सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत सारी जगह पे वो इस्तेमाल होता है, तो उसे आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप, बहुत अच्छे से कवर किया है, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, आप देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप इनके साइड में कर करके देख सकते हैं अपने लिए। ये भी साथ में जो मैंने आपको थियरी लिखवाया है ना, मैं लेट मी जस्ट शो इट टू यू, जितना भी थियरी लिखवाया है ये भी आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि कभी आपको देखने का मन हुआ कि मैम ने क्या लिखा था, अगर आप इस वीडियो के साथ साथ ही इस पूरी शीट को देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है वो एग्जैक्टली आपको सेम शीट आपको मिल जाएगी, जितना स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिखा है सब एक जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसे Ctrl+S करके सेव भी कर दिया है। चलें, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने सेल रेफरेंसिंग, अर्थमेटिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, नंबर, लॉजिकल, एडवांस्ड एंड लुकअप। तो यहाँ हमने सभी फॉर्मूलाज को कंप्लीट कर दिया। मैं दोबारा से बोलूँगी कि कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड द अदर थिंग कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से डिटेल में आपको आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को डिटेल में कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ अब आपको बेसिक फॉर्मूलाज में कोई भी लॉजिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप लाइव कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या गिवन नंबर पर डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। डेटा प्रैक्टिस शीट भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ में मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आपको चाहिए इस वीडियो का एडवांस वर्जन तो आप मुझे कमेंट
सेक्शन में बता सकते हो कि आपको पार्ट 2 चाहिए भाई। एंड साथ ही साथ में द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको भी छोटा सा काम तो करना पड़ेगा ना, आपको कमेंट करके हमें बताना पड़ेगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, बिकॉज आपका ये बताया हुआ फीडबैक यही हमें एक तरीके से मोटिवेशन वाला काम करता है कि हम इसी तरीके से और काम डिलीवर करते रहें। तो चले हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।